नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत साण आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम थ्योरी हमारी चल रही है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासें रहने वाली है। आने वाली क्लासें देखें आप, ठीक है ना। कुछ थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है, लेकिन पुराने वाले से मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो आपने पीछे पढ़ लिया उसका रिवीजन करते रहें। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो पढ़ा हुआ ना के बराबर माना जाएगा। क्योंकि आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो मोस्ट ऑफ मेन मुद्दा जो रहता है रिवीजन का रहता है। टीचर पढ़ा देता है, समझा देता है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें ठहरेगी जब तक रहेगी जब तक आप बार बार उसका रिवीजन करते रहोगे, ठीक है ना। पेपर से पहले जितनी बार हो उसका रिवीजन करो, क्योंकि पेपर से पहले आपकी जो मौन जड़ है वो यही है थ्योरी। जो 70% आपका कह रहे हैं आने वाली है, तो 70% के अंदर 70% यानी 70 नंबर आपने इसमें से 50 नंबर भी हासिल कर लिए तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो नंबर जब आएंगे मैक्सिमम जब आप रिवीजन मैक्सिमम करोगे। रिवाइज नहीं करते हो तो इसका मतलब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। चाहे आप कितना भी पढ़ लेना, रिवीजन नहीं करोगे, भूलते जाओगे भूलते जाओगे भूलते जाओगे। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आगे वाली क्लासों के लिए पीछे वाला रिवीजन भी जरूरी है, क्योंकि वही चीज़ें हैं। वो नॉर्मल चीज़ें थी, ये थोड़ी हाई लेवल की है। उनको सभी को एक जगह इकट्ठा करना है बस। अगर वो पहले वाला आपको सब कुछ फंडा क्लियर है तो ये क्लियर होगी। कोई सोचता है मैं इस मास्टर की डीसी मशीन देख लूँ या एसी मशीन देख लूँ, और मैंने पीछे वाला रिवीजन नहीं किया, पहली क्लास यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, तो आपको हो जाएगी दिक्कत। क्योंकि आपको पता ही नहीं V बराबर आई आर होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है या करंट समान होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर लागू होगी। KCL क्या है, KVL क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर लागू होगी, ठीक है ना। पावर क्या है, वो चीज़ें इसमें लागू होगी। तो सारी चीज़ें वो तो बेसिक जो था, ठीक है ना, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आधार पे ये चीज़ें हैं। तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट जो हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा, बार बार पीछे वाली चीज़ें रिवीजन करते रहें। ये क्लासें बहुत आसान है। अगर आपने रिवीजन कर रखा है तो बहुत आसान क्लास है। अगर आपने रिवीजन नहीं कर रखा, पीछे वाला भूल गए हो, तो इन क्लासों को देखोगे आपको लगेगा क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्शन इतना आसान होता तो हमारा नंबर नहीं आता। आपसे पहले लोग बहुत होशियार हैं फिर पढ़ चले जाते हैं ना, ठीक है। तो रिवीजन ज़रूरी है भाई, करते रहिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, बस सिलेक्शन दिलाना हमारा काम है। आपको एक काम करना है, बस रिवीजन टाइम और टाइम करते रहना है। रिवीजन आपने टाइम से टाइम करते रहे तो मैं गारंटी शुदा इस दावे के साथ कह सकता हूँ, सारे क्वेश्चन आपको क्लास से मिलेंगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपको क्लास से मिलेंगे। डीसी जनरेटर खत्म हो गया हमारा, लेकिन उसके अंदर हमारी दो चीज़ें रहती है। कम्यूटेशन रहता है, सीरीज में डीसी जनरेटर को जोड़ने से समांतर डीसी जनरेटर को कैसे जोड़ेंगे, लेकिन वो चीज़ें डीसी मोटर समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। तो दोनों का एक ही फंडा इकट्ठा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा, निचोड़ के साथ पढ़ना पड़ेगा। आज हम पढ़ेंगे डीसी मोटर। हम क्या पढ़ने वाले हैं, डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। डीसी मोटर क्या होती है, ठीक है ना। हमने पीछे डिस्कस किया था हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, मशीन होती है इलेक्ट्रिकल मशीन, एसी और डीसी दो प्रकार की होती है। और डीसी जो है वो डीसी मशीन के अंदर हम डीसी मोटर पढ़ते हैं और डीसी जनरेटर पढ़ते हैं। डीसी मोटर पढ़ते हैं और डीसी जनरेटर पढ़ते हैं। बस फंडा कुछ नहीं है। मोटर यानी मशीन क्या है कि ऊर्जा परिवर्तन करने वाली एक युक्ति है, ऊर्जा का परिवर्तन करती है। अगर मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगी, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देगी, यांत्रिक ऊर्जा में। अगर जनरेटर है तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। बस यही है। चाहे अल्टरनेटर पढ़ोगे तो यही फंडा है और उसमें भी यही फंडा है। बस डीसी का मतलब यहाँ पे है, अगर डीसी मोटर है तो डीसी मोटर क्या करेगी, डीसी ऊर्जा को बदल देगी यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है ना। अगर डीसी जनरेटर है तो वो क्या करता है जी, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, डीसी ऊर्जा में। बस यही फंडा रहता है आपका, कुछ भी नहीं। बहुत आसान चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप हमारे साथ पढ़ते जाओगे, इतने स्ट्रोंग हो जाओगे भी। किसी भी एग्जाम में इलेक्ट्रिकल थ्योरी आती है तो आप तरबूज की तरह उसको 80 तरह के मसाला बना के उसकी चाट बना के खा जाओगे, कोई चक्कर नहीं है उसका, है ना। तो डीसी मोटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डीसी मोटर क्या है, तो आप कहोगे जी डीसी विद्युत ऊर्जा को, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली एक मशीन है। यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है, ऊर्जा में
बदलने वाली मशीन जो है उसको हम क्या कहते हैं, डीसी मोटर कहते हैं। ठीक है ना। यानी जनरेटर के अंदर क्या था, जनरेटर के अंदर ये था अभी आप उसको यांत्रिक ऊर्जा दे रहे थे, यानी मैकेनिकल एनर्जी दे रहे थे, उससे क्या बना रहे थे, ईएमएफ वगैरह पैदा करवा लेते, उसका सिस्टम उल्टा है। ये वही चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो ये चीज़ें आराम से समझ आई, क्योंकि इसका उल्टा है चलना है, बस आपको उल्टा चलना है। वहाँ पर विद्युत ऊर्जा बन रही थी, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा देंगे, वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा खपत हो रही थी, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा बनाएंगे आप, बस। ठीक है ना। मोटर यही है। यानी आप क्या करते हो जी, आपके पास सप्लाई है डीसी, डीसी सप्लाई आपके पास है, बोलो जी हमारे पास डीसी सप्लाई है। ठीक है ना। तो फंडा क्या है, डीसी सप्लाई आप ब्रूस को दोगे, डीसी सप्लाई किसको देना है, ब्रूस को देना है। ब्रूस कार्बन वाले ब्रूस है, वो किसको दे देंगे, कम्यूटेटर को दे देंगे। किसको दे देंगे, कम्यूटेटर को दे देंगे। और कम्यूटेटर क्या करेगा, आर्मेचर की वाइंडिंग को दे देगा, यानी सीधा सीधा कहो तो आर्मेचर को दे देगा। ठीक है ना। आर्मेचर को किसमें देगा, कम्यूटेटर पहले एसी में बदलेगा, इसको एसी में बदल के किसको दे देगा। देखो कितनी चीज़ें आसान होती जा रही है, धीरे धीरे आप पढ़ते हो तो मेरे प्यारे प्यारे बावी सरकारी जमाइयो। ठीक है ना। आर्मेचर, और आर्मेचर किस में बदल देगा इसको, किसी न किसी तरीके से यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। किस में बदल देगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता ही है कम्यूटेटर का क्या काम होता है। तो कम्यूटेटर आपका एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, और डीसी को एसी में बदलने का काम करता है। एसी को डीसी में कहाँ बदलता है जी, जब हम क्या करते हैं, जब हम अंदर से एसी देते हैं तो ये काम होता है जनित्र के अंदर, किसमें, जनित्र में। ठीक है ना। और डीसी को एसी में कहाँ बदलता है कम्यूटेटर, मोटर में। किसमें, मोटर में। तो यहाँ पर एसी को डीसी में बदलने वाला और डीसी को एसी में बदलने वाला आपको पता ही है क्या होता है, जनित्र जो होता है। जनित्र में ये किसकी तरह काम करता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है। किसकी तरह, रेक्टिफायर की तरह काम करता है। एसी को डीसी में बदल देता है। और यहाँ पर किसकी तरह काम करता है, मैकेनिकल इन्वेटर की तरह काम करता है। धीरे धीरे वही चीज़ें दोहरा लेंगे ताकि आपको याद भी रह जाए, क्लियर हो जाए। तो वो कम्यूटेटर है। बिना कम्यूटेटर के कोई डीसी मशीन का अस्तित्व ही नहीं है, यानी न तो मोटर है न जनरेटर है। क्योंकि आर्मेचर को क्या चाहिए, आर्मेचर को चाहिए एसी। अगर आर्मेचर के पास एसी नहीं है तो परिवर्तनशील जो आपका है वो क्या नहीं होगा, फ्लक्स पैदा नहीं होगा। फ्लक्स पैदा नहीं होगा तो वो काटेगा किससे, काटेगा नहीं तो यांत्रिक ऊर्जा। ये हो गया आपका सप्लाई, डीसी सप्लाई। तो समझ में आ गया मोटर का। मोटर कुछ नहीं है, मोटर कुछ नहीं है जी। मोटर डीसी मोटर है ना, क्या करती है जी, डीसी ऊर्जा जो होती है ना, डीसी ऊर्जा को किस में बदलती है जी, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। टेंशन मत लियो आप, बस आप टेंशन लेंगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। चिंता जो होती है चिता के समान होती है, आपको पता है। ठीक है ना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल आपको मिलेगा। एएलएम, एसए, जीएसओ, जेई, लाइनमैन, डब्ल्यूपीओ के हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है ना। अगर हम बनावट की बात करें इसकी, तो बनावट हमने पढ़ ली है। पहला लेक्चर डीसी मशीन का बनावट यानी कंस्ट्रक्शन जो था आपका उसी के आधार पे था। वहां पे हमने एक शब्द लिखा था डीसी मशीन, याद हो तो क्या है जी, अरे लिखा था जी, याद आ गया जी, डीसी मशीन लिखा था। डीसी मशीन में क्या है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर किस प्रकार की मशीन है, डीसी मशीन है। ठीक है ना। दोनों की बनावट लगभग क्या होती है, समान होती है, लगभग समान होती है। ठीक है ना, समान होती है। कहो जी वाह जी वाह, फिर तो जनरेटर पढ़ लिया तो मोटर पढ़ ली, मोटर पढ़ ली जनरेटर पढ़ लिया, कुछ भी नहीं है। वहां से यांत्रिक ऊर्जा लेनी है और यहाँ पर मोटर में यांत्रिक ऊर्जा लेते हैं डीसी क्या है देकर, और जनरेटर जो है वहां से हम यांत्रिक ऊर्जा देते हैं और डीसी बाहर लेते हैं, बस वही है। उसी मोटर को, अगर डीसी मोटर को आप जनरेटर के रूप में प्रयोग करना चाहे तो शाफ्ट से आप ऐसी चीज लगा दो जिससे वो शाफ्ट को घुमा सके, यानी आर्मेचर घुमा सके, तो आप उसे जनरेटर कह दो। अगर आर्मेचर को आप ऊर्जा देकर घुमाते हो तो आप उसे मोटर कह दो। बोल जी बात समझ में आई, बात समझ में आई तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, रगड़ देंगे। यानी बनावट के आधार पे तो क्या करोगे, लगभग समान होती है, थोड़ा सा फर्क है।
जो मोटर है ना, बोलो जी क्या, मोटर जो है ना डीसी मोटर, उसको ज़्यादा ऊर्जा, उसमें गर्मी वर्मी ज़्यादा पैदा नहीं होती, इसलिए उसको क्या, या तो मतलब क्या है, बंद प्रकार से बना दिया जाता है, बंद या आंशिक, मतलब थोड़ी सी खुली, आंशिक खुली संरचना होती है या उसका ढांचा होता है खुला, या आप कह सकते हो उसको बंद प्रकार की होती है, चारों तरफ से बंद होती है। ठीक है, उसका ढांचा जो है किस प्रकार का होता है, बंद होती है या थोड़ी सी खुली हो सकती है। अगर हम मोटर की बात करें तो डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो बोलो कुछ नहीं है जी, बोलो जी बताओ बताओ, ये खुले प्रकार की होती है, ठीक है ना, थोड़ी खुली संरचना की बनाई जाती है, खुली संरचना की बनाई जाती है, यानी बनाने में इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा खुला कर दिया जाता है ताकि इसके अंदर हवा वगैरह जा सके। किसके फंडे के आधार पे, शीतलन के फंडे के आधार पे, बस, ठीक है ना, शीतलन यानी कूलिंग, यानी आपको हवा वगैरह उसके अंदर आराम से जा सके, तो उसका ढांचा थोड़ा सा क्या बना दिया जाता है जनरेटर का, खुला, क्योंकि उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, यांत्रिक ऊर्जा ईएमएफ वगैरह थोड़ा है, तो उसके कारण क्या है, उसमें हीट वगैरह ज़्यादा होती है, उसके कारण इसको खुला बना दिया जाता है, बस कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सी बात है। तो बनावट के आधार पे डीसी मोटर में क्या क्या होगे, तो डीसी मोटर में वही जो आपने मशीन में पढ़ा, बोलो जी क्या होगा, बोलो जी स्टेटर होगा, क्या होगा, स्टेटर होगा, बोलो जी योक होगा, बॉडी होगी, ठीक है ना, पोल होंगे, क्या होगा जी, पोल होंगे, और क्या होगा, आर्मेचर होगा, घूमने वाला भाग आर्मेचर होगा, ठीक है ना, आर्मेचर वाइंडिंग होगी, और क्या होगा, कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर होगा, ठीक है ना, ब्रूस होंगे, ब्रूस होंगे, बॉडी बॉडी सारी चीजें जो पहले पड़ी थी, यानी स्टेटर योक होगा, उसके अंदर क्या होगा, पोल होंगे जो योक से कसे हुए होंगे, उसके ऊपर वाइंडिंग की जाएगी, वो सारी चीजें तो डीसी मशीन में पड़ी थी हमने, वही सारी चीजें इसी के अंदर है, जैसा जनरेटर में है वैसा मोटर में है, मोटर में वैसा जनरेटर में, जनरेटर में वैसा मोटर में है, यानी डीसी मोटर को आप जनरेटर की तरह यूज कर सकते हो, जनरेटर को आप मोटर की तरह यूज, आपके घर में डीसी जनरेटर है तो आपको मोटर की तरह यूज करना है, तो उसको डीसी सप्लाई दे दीजिए, वो मोटर की तरह काम करेगा, और आप के घर में मोटर है तो आप उससे बिजली ले सकते हैं, आप इंजन से उसको कस दीजिए, घुमाइए, वो क्या करेगा, आपको डीसी सप्लाई दे देगा, नॉर्मल सी बात है, अच्छी बात है, प्यारी बात है। तो मोटर की बनावट बनावट के हिसाब से ये क्या होती है, ऐसा ही होता है। समझ में आ गई क्या, मेन मुख्य मुख्य चीजें हैं जो आपका बेस बनाएगी, ये आपको नहीं आता तो आगे कुछ नहीं आएगा, आपको हो जाएगी दिक्कत, दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत मैं चाहता नहीं भी आपको हो। बेसिक से बेसिक चीज़ें पढ़ा के आपको हाई लेवल तक ले जाया जा रहा है, इक्वेशन वगैरह सारा कुछ करवाया जा रहा है, तो आप धीरे धीरे इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, उसके बाद मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको बनवा दूंगा और आपके क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएंगे। जो आपका मेन मुद्दा है क्वेश्चन सोल्व करना, ना तो आपको मोटर बनानी है ना जनरेटर बनाना है, सीधी बात स्पष्ट बात है, ठीक है ना, सीधी बात, नो बकवास। आपको बनाना है पेपर, पेपर बन गया उसके बाद आपके वारे नारे हैं, महीने की तनख्वाह बनती रहेगी, नो प्रॉब्लम। तो आपको मोटर बनानी है, जनरेटर नहीं बनाना है, आपको देखना है बस। क्लियर हुई बात, बोलो जी ठीक है, हो गई बात, तो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप ना अब डीसी सिद्धांत के बारे में बता दीजिए, डीसी मोटर का सिद्धांत, बोलो जी हमारा काम क्या है, अरे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जैसे डीसी मोटर के भाग पढ़ते हैं हम अलग अलग प्रकार की, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो चीज़ें यहाँ से पूछी जाएगी। आपसे पूछ ले डीसी मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम बाएं, ये चीजें सबसे ज्यादा बार, अगर मोटर और जनरेटर से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है तो दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम या ये किस सिद्धांत पे काम करती है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। तो डीसी मोटर सिद्धांत यानी इसका प्रिंसिपल क्या है काम करने का, बोलो जी आप बताओ, हम लिख लेंगे, हम बताएंगे आप लिख लेना। विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल पे करती है, ये खिंचाव है बल पे कार्य करती है, इसका सिद्धांत क्या है, डीसी मोटर का सिद्धांत जो है वो सिद्धांत है ये खिंचाव बल पे काम करती है। खिंचाव बल कुछ नहीं है, उसी के आधार पे बनता है, जैसा आपके फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत बताया था, तो उसी के आधार पे ये, ठीक है ना। बोलो जी हम भूल जाते हैं, आप थोड़ा सा और बता दो।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत किसने बताया था? तो फैराडे ने बताया था। उसी के आधार पे खिंचाव बल है। जब बताओ जी, हमें समझ में नहीं आया। खिंचाव, खिंचाव कर रहे हैं ना, खिंचाव कैसे करेंगे? देखो इस बात को ऐसे लिख लो यहाँ पे, और विद्युत चुम्बकीय खिंचाव बल देखो, जब 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 तुमसे मिले, जब किसी, देखो सारी चीजें याद भी करवा रहा हूँ। धारावाही कैरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बीच घुमाया जाता है तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। ईएमएफ के कारण करंट का प्रवाह होता है। करंट के कारण उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? जब भी कोई करंट है उसके अंदर, मान लो किसी करंट दे रहे हो आप किसी चालक को, एक चीज फालतू भी लिख दी मैंने, लिखनी नहीं चाहिए थी। यानी उसके अंदर जब आप आगे फालतू ये चीजें मत लिखो आप, ठीक है ना? मैंने गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया ना। जब धारावाही चालक हो, यानी करंट तो पहले से है, यहाँ पे हम करंट से पहले की बात कर रहे हैं। यानी जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के बीच घुमाया जाता है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। क्षेत्र का निर्माण होता है, ये चीज सीधी लिख लो आप, निर्माण होता है। यानी यहाँ पर एक क्या बन गया, एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। यानी एक चालक के अंदर क्या बन गया, चुंबकीय क्षेत्र। चालक कहाँ पे है? तो आर्मेचर में। क्या है? आर्मेचर में। ठीक है ना? चालक क्या है? आर्मेचर में है। और आर्मेचर के अंदर क्या है? चालक आर्मेचर में, तो आर्मेचर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं? आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, दूसरी बात समझते हैं हम। एक आपने ये चुंबकीय क्षेत्र बनाया, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र क्या है? पोल के बीच में। क्या है दूसरा चुंबकीय क्षेत्र? पोल के बीच में। ठीक है ना? एक तो आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र हो गया, एक क्या हो गया? फील्ड या पोल का चुंबकीय क्षेत्र हो गया। यहाँ पर क्या हो गए? दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए। तो बात यहाँ से उठती है, किस प्रकार से आपके जो दादा लक्ष्मीचंद बताते हैं भी जब एक जगह दो चुंबकीय क्षेत्र कार्य करते हैं तो उन दोनों के बीच एक खिंचाव बल या घुमाव बल का निर्माण होता है। तो फलस्वरूप चालक घूमना शुरू कर देता है। मोटर की बात कर रहे हैं आप? ना रे बाबा, ना 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 ना, ऐसे मत किया करो यार। आप ऐसे कर दो ना तुम, मेरे को मजा नहीं आता। ये लो आप, बोलो जी क्या? बोलो जी लाडू पेड़े ले लो भैया, मिल रहे हैं, बंट रहे हैं, लाडू बांटने के आदी हो जाओगे। ये आर्मेचर है।
ठीक है। बात करें अगर मोटर की, तो मोटर में हम सप्लाई कहाँ से आर्मेचर को प्राप्त करते हैं? बाहर से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर भी सप्लाई है, वो आर्मेचर से करेंगे, आगे करेंगे किसी प्रकार से, बाहर से भी प्राप्त कर सकते हैं और इसको आर्मेचर से भी दे सकते हैं। इसके ऊपर भी वाइंडिंग है, यानी इसके ऊपर वाइंडिंग है, तो इसने क्या किया? अरे इसने क्या किया? इसने कुछ नहीं किया। इससे निकली क्या रेखा? बोलो जी, रेखा बहुत दिनों से निकल रही है। कहाँ से निकली? एन से निकली, यानी नॉर्थ से निकली, साउथ यानी स्कूल में गई। कहाँ जाती है? स्कूल में। घर से निकलती है साउथ यानी उसमें जाती है, ठीक है। जैसे इसने क्या किया, अब चालक रख दिया आपने, इसको सप्लाई दी, यानी प्लस से करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। जैसे इसमें करंट गया, यानी ये क्या बन गया? धारावाही चालक, यानी करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर बन गया। इस चालक के अंदर क्या वाइंडिंग की हुई है आपकी? क्या की हुई है? वाइंडिंग की हुई है। बहुत आसान तरीके से समझेंगे यार। और जब तक आसान तरीके से न समझा जाए, इसका मतलब टीचर अपने आप को, अगर कोई टीचर आपको अच्छी आसान तरीके से नहीं समझा सकता बात को, तो इसका मतलब अपनी लैंग्वेज में नहीं समझा सकता, तो उस टीचर को भी ये बात पल्ले नहीं पड़ी। अगर मैं कोई कंसेप्ट आपको छोड़ देता हूँ बीच में, आसान भाषा में नहीं बताता हूँ, तो इसका मतलब आप सोच लेना मेरे भी पल्ले वो बात है नहीं पड़ी, एग्जाम से रिलेटेड है, बतानी पड़ जाती है कई बार, है ना। अब जब इसके अंदर करंट गया, बोलो जी गया, इसमें क्या हुआ? इस करंट के अंदर, यानी इसके अंदर जो चालक था, आपने पीछे बात की भी, इसके अंदर अगर इस प्रकार से कोई करंट जाता है चालक के अंदर, तो इसके चारों ओर क्या बन जाता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। और वो हाथ भी बताया था आपको किस प्रकार से, कुछ 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 कुछ, याद है क्या? यानी ये धारा की दिशा, ये कुछ 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 वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो वही सेम फंडा यहाँ है। इसके अंदर क्या होगा? चम, यानी इसके बाहरों बाहर चारों ओर क्या बन गया? बोलो जी, बनना क्या है? इसके अंदर भी क्या हुआ होगा? यहाँ इस प्रकार से फ्लक्स बना होगा और फ्लक्स इकट्ठा हो जाता है ये पूरा। इस प्रकार से इसके अंदर भी क्या? चुंबकीय क्षेत्र। और इसका भी ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। कितने चुंबकीय क्षेत्र? बोलो जी दो। एक बंदर एक बंदर, दो बंदर इकट्ठे हुए गुलाटी मारेंगे, ठीक है ना, तो ये भी गुलाटी मारनी स्टार्ट कर देगा। दो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी ओर ऐसे वैसे करेंगे, इसको हिलना शुरू कर देंगे। जो टॉर्क जो है, इसमें टॉर्क पैदा होगा ना, यानी जो भी फ्लक्स कमजोर होगा, यानी फ्लक्स कौन सा? आर्मेचर का कमजोर हो, फील्ड का ज्यादा हो गया, तो ये क्या होगी? उस दिशा में घूमना स्टार्ट कर देगी। यानी जब भी दो चुंबकीय क्षेत्र एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो वो क्या होगा? एक चालक जिसका फ्लक्स कमजोर है, वो क्या होगा? घूमना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसके अंदर विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल पैदा हो जाता है, जिसके कारण उसमें टॉर्क उत्पन्न होगा। टॉर्क होगा तो वो क्या? घूमने वाला बल जो है वो तो टॉर्क है, वो टॉर्क उत्पन्न होगा, जिसके कारण ये घूमता घूमनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मोटर को आप सप्लाई क्या देते हो? बाहर से। मोटर को सप्लाई कहाँ से देते हो? बाहर से, ठीक है ना। और जनरेटर में आपने इसको घुमाया था, सप्लाई बाहर ले ली थी, वो फंडा वही है। क्या हुआ? समझ में आई बात क्या? ठीक है ना। यानी आप सीधा सीधा लिखो, दो चुंबकीय क्षेत्र इकट्ठे, परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा घूमना, ठीक है ना। परिणाम होगा घूमना। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत वही कहता है, जब भी कोई धारावाही चालक है, उसको जो उसके अंदर करंट बहती है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है। और उसको अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए, तो उसके अंदर क्या? टॉर्क पैदा हो जाता है। टॉर्क यानी उसके अंदर एक बल लगता है जो खिंचाव बल होता है, और वो इसको चालक को क्या कर देता है? घुमाना शुरू कर देता है। यानी दो बल एक जगह कार्य कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? उसके अंदर खिंचाव हो जाएगा। तो आपसे पूछे, मुद्दा यही था, ठीक है ना। और ये याद रखने के लिए समझना जरूरी था, मुद्दा यही था, विद्युत चुंबकीय खिंचाव। ये उत्तर न दे तो ये लिख लेना, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, ठीक है। भाई देख लो, चाय पी के क्लासें लगानी पड़ रही है, काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं, हमारी होगी तबीयत खराब, ठीक है। अब देखो, लंबी क्लासें रहने का यही कारण है, बस मुख्य मुद्दा यही है। अच्छी चीज़ें पढ़ाने के लिए टाइम लगना है, और अच्छी सीखने के लिए भी टाइम लगता है। आपने एक पढ़ा होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग
के दाएं हाथ का। आज पढ़ लेंगे हम बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग ने दोनों हाथ नहीं छोड़े, बायां भी लगा दिया और दायां भी लगा दिया। ठीक है, बै से हम बायां याद करेंगे, बै से हम क्या याद करेंगे, बायां, और बायां से हम याद कर लेंगे बल। ठीक है ना, तो ये किसके लिए यूज होता है, मोटर में। पहली बात तो ये कहाँ यूज होता है, तो मोटर में। कहाँ लगता है, मोटर में। पूछ ले बाएं हाथ का नियम किसको दर्शाता है, या बाएं हाथ के नियम किसके ऊपर लागू होता है, तो मोटर पे। ठीक है, तो मोटर में बल की दिशा, बल की दिशा दर्शाता है। बोले जी बहुत आसान हो गए काम तो, यानी बल की दिशा या घूमने की, बल लगेगा उधर ही तो घूमेगा, घूमने की दिशा दर्शाता है। बोलो जी वाह, ये तो बिल्कुल आसान हो गया, बाएं से बाएं, बाएं से बल, बल से याद कर लेंगे सब कुछ, है ना। ये हो गया। इसके अंदर भी आपकी उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, बाएं में अंगूठे हैं, दाएं में भी है। आपसे ये पूछ ले मान लो, चलो ठीक है, कोई ना कोई ना, आप दोनों को साथ में लिख लो फ्लेमिंग का, क्योंकि मेन मुद्दा यही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम किसके लिए फ्लेमिंग ने दिया था, किसके लिए है, जनरेटर के लिए। जनरेटर में आप बल तो पहले से देते हो, तो यहां पर हमें क्या याद करना पड़ता है जी, हमें याद करना पड़ता है ईएमएफ या करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे, किससे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, लेकिन आप पढ़ेंगे उसको। ठीक है ना, करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए, और वो किसके लिए है, बोलो जी तीन चीज तो है, बोलो जी क्या है, बताओ। तीन चीजें आपने देखी, एक तो हमें बल कहाँ लग रहा है, ठीक है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, ठीक है ना, और तीसरा ईएमएफ या करंट कहाँ है, ये ज्ञात करना होता है नियम से। ठीक है, आप बताओ मेरे को, इसका लफड़ा खत्म कर देंगे, कभी जीवन में भूल जाओ ना तो मेरे को गाली दे देना, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। बल, यानी अगर मैं जनरेटर की बात करूं, मान लो मैं जनरेटर की बात करूं, तो आप कोई चीज जनरेटर की बात करोगे तो आपने ऐसे ऐसे बना दी अंगूठी, लो जी उंगली बना दी आपने ये वाले, चल क्या बना दूं यार, क्या उंगली बना दूं मैं, क्या उंगली बना दूं रे, क्या उंगली बना दूं, हमें तो वो बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा जी, पहले तो हमें ये आना चाहिए, अंगूठा है इसको लकबा मार गया बेचारे को, ये उंगली फैलाई और इसने ये उंगली दो इकट्ठी कर लिया। ठीक है, ये लो, बोले जी उंगली थोड़ी ज़्यादा टूटी हुई नहीं नज़र आ रही, भैया आपको नज़र आ रही होगी, हमें नज़र नहीं आती टूटी हुई टूटी हुई। ठीक है, अगर जनरेटर में बात करें तो दाएं हाथ का नियम था, यानी दाएं हाथ का ये नियम था, यानी इसको हमें रखना है 90 डिग्री पे, तो ये किसको दर्शा रहा था, ये तो बल को दिशा को दर्शा रहा था, भी आंतरिक बल कहाँ रख रहा है, ये हमें क्या दर्शा रहा था, हमने याद किया था, चलो बल छोड़ दो, उसमें क्या दर्शा रहा था, मोशन, तो आप कहोगे जी मोशन यानी गति को दर्शा रहा था, गति यानी बल, बल यानी गति, कैसी है बता दूंगा। और ये किसको दर्शा रही थी, फर्स्ट से मैंने याद कराया, एफ से फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही थी, याद कर लो, कोई नहीं बताएगा दो दो बार, ठीक है ना, मैं तो बेला हूँ। और ये किसको दर्शा रही थी, ईएमएफ की दिशा, ईएमएफ या करंट की दिशा को दर्शा रहा था, याद है क्या, बोलो जी दर्शा रहा था। अगर इसको मैं उल्टा बना दूं, ये तो था आपका दाएं हाथ का नियम, बोले हाथ तो खतरनाक है, लग रहा है जैसे खरगोश दौड़ रहा है ना, ये तो था आपका दाएं हाथ का नियम जो जनरेटर के अंदर था। अब हम पढ़ते हैं बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना, दाएं हाथ का तो जनरेटर में था। देखो मैं इसको रिलेट करने के लिए बनाया, ऐसे थोड़ी ना टाइम खराब करूंगा यार, आपका टाइम कीमती बहुत है, हम तो बेले हैं,
ठीक है। देखो, अब आपको ये बायां हाथ ये होता है, आपको पता है ना, लेफ्ट हैंड है यानी लेफ्ट है। अब इसको ऐसे करना है, कुछ कुछ कुछ, कैसे करना है, कुछ कुछ कुछ, कैसे करना, कुछ कुछ कुछ। पहले कैसे किया था, कुछ 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 कुछ, है ना, कुछ 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 करके सीखना है अपने को। तो इसके अंदर आपका हाथ हो गया ये हाथ मेरा ही बना लेता हूँ, पतले पतले हाथ हैं भैया इसके। ये हो गया ये ये उंगलियों को, इनको है ना, इनको मत हिलाना, ये गंदी उंगलियां हैं। ये नाखून बना दिए आपके, ठीक है ना। ये अंगूठा है, ये क्या है जी, अंगूठा है। कौन सा हाथ है, बोलो जी बायां हाथ है, याद रखो ये बायां हाथ है, ठीक है। ये कौन सा हाथ है, बायां हाथ है। कौन सा हाथ है, बायां हाथ है। कौन सा हाथ है, बायां हाथ, ठीक है ना। और बायां हाथ जो है, तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या नोटिफिकेशन है? लो भाई, ये तो बन गई बात। अब जो ये उंगली है, अंगूठा, ये अंगूठा है, और ये क्या है, एक पहली उंगली है। तो आपको लिखना सिर्फ ये है भी, अंगूठा जो है ना, वो किसको दर्शाएगा, थंब। थंब से याद करोगे, थंब। थंब यानी बाएं हाथ में बल, बी से याद करोगे, बल को दर्शाता है, और दाएं हाथ में मोशन को दर्शाता है। दूसरा जी, तर्जनी। तर्जनी से याद करोगे फर्स्ट, और तर्जनी इसमें क्या दर्शा रही है, बोलो जी फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है। तर्जनी इसमें क्या दर्शा रही है, फर्स्ट, याद करो ना, फर्स्ट, फर्स्ट से आप निकालो, फील्ड को दर्शा रही है, फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही है। दूसरा मध्यमा यानी सेकंड यानी मिडल फिंगर सदा अप करके रखनी है आपको, मध्यमा। ये क्या करता है जी, देखो ईएमएफ को, यहीं पे भी तो ईएमएफ को दर्शा रहा है, ये ईएमएफ को जाने दो, करंट की दिशा दर्शा रहा है जी। बोलो जी याद नहीं हुआ, करंट की दिशा, तो याद करने के लिए वही बद नियम लगाओ, वही लगाओ। कौन सी उंगली है, सेकंड। कौन सी उंगली है, सेकंड। सी निकालो, सेकंड से क्या बना लिया आपने, करंट। यानी दोनों उंगली यहाँ पे भी वही दर्शा रही है जो यहाँ, यहाँ पे भी वही, कुछ अंगूठा ही बदला। अंगूठा क्या दर्शा रहा था यहाँ पे, जनरेटर के अंदर हम याद करें तो यहाँ गति को दर्शा रहा था, और गति के कारण ही बल होता है। आपको बल के द्वारा विस्थापन कर दिया जाए तो उसको हम ऊर्जा कार्य कहते हैं। गति, बल के अंदर गति भी शामिल है, आपको पता है, द्रव्यमान जो होता है उसको गति यानी गति के परिवर्तन त्वरण में गुणा कर दें तो बल होता है। तो बल के अंदर गति है, तो गति होगी तभी तो बल होगा। बोलो जी हाँ जी, ये बात तो है। तो ये दोनों यही बात को दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये दो चीजें पता थी, ये पहले पता थी आपको, ठीक है ना, पहले पता होनी चाहिए, नहीं तो तीसरा कैसे, पहले पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको बल पता नहीं है, यहाँ पर आपको एक चुंबकीय क्षेत्र का पता है, देखो बताऊंगा, और करंट का पता है, करंट आप किस दिशा में दे रहे हो इस चीज का पता है, और बल का पता है। तो यहाँ पर ये याद करो आप, बोलो जी क्या याद करें बताओ, इन दोनों का पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना, पहले से पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात क्या, यानी ये किसको दर्शाएगी, करंट की दिशा को। किसको दर्शाएगी, करंट की दिशा को। ये हाथ बायां है, ठीक है ना, बायां है, तो घूमने की दिशा जाने दो। ये किसको दर्शाएगी, ठीक है ना, बल की दिशा को, बल की
दिशा को। अंगूठा किसको दर्शाएगा? बल की दिशा को। बताऊंगा सब कुछ यार। ये दर्शाएगा आपके चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है ना, याद रखना है आपको। बोलो जी याद तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप इसको सिस्टम में ढाल के बताओ, है ना। कुछ नहीं है यार। देखो, अभी नहीं तो कभी नहीं, जिंदगी में मौका नहीं मिलता दोबारा। और आपकी आ चुकी है एग्जाम डेट, भागिए भागिए जल्दी जल्दी, है ना। भागने की कोशिश मत करिए, फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा आपका, नहीं तो बता रहा हूँ मैं आपको। आराम आराम से चीज़ों को क्लियर करिए बस। ठीक है, ये लो, दोनों साथ में ले लिया आपने। देखो, ये बना दिया आपने मोटर। यहाँ बना ही लेता हूँ क्योंकि मेरी बनाई हुई समझ में ज़्यादा आती है आपको। और ये बना दिया पोल, एस पोल। ठीक है ना। यहाँ से क्या निकली? यहाँ से निकली धारा, यहाँ से निकली चुम रेखा, यहाँ से निकलती है। तो आपको एक चीज़ तो पता ही चल गई, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको पता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है? ये उंगली कर लो इधर। ठीक है ना। अब करंट किधर से आ रहा है? ये आर्मेचर बताएगा हमें, ये आर्मेचर बताएगा, और आप बताओगे ये है आपका आर्मेचर। ठीक है ना। मैंने देखा, क्या देखा बोलिए, ऐसे पॉजिटिव अंदर इधर से जा रहा है, नेगेटिव इधर से अंदर से जा रहा है। जिधर से पॉजिटिव जाता है करंट की दिशा वही होती है, यानी करंट इसके अंदर जा रहा है, तो आप कह दो जी इनवर्ड है। ठीक है ना, काटा लगाओ, इनवर्ड है यानी अंदर की ओर जा रहा है। इधर से जाएगा तो इधर से निकलेगा, तो बोलो जी आउटवर्ड है, इसका मतलब आउटवर्ड है। ठीक है ना, यानी क्रॉस का मतलब जहां मिले, इसका मतलब अंदर जा रहा है कोई चीज। और जहां डॉट मिले, ओ ओ ओ ओ ओ से मिले, आउटवर्ड यानी बाहर आ रहा है। बै से याद कर लो, ऐसा ऐसा नजर आ रहा है क्या? बाहर आ रहा है। ठीक है ना, बाहर आ रहा है, यानी करंट किधर जा रहा है? अंदर जा रहा है। अब करंट जब अंदर कहीं जा रहा है और क्या निकल रहा है? बाहर कहाँ से निकल रहा है? ठीक है ना। तो कैसे पता करें जी? पता करें, देखो, आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है? बोलो ये है। चुंबकीय क्षेत्र को कौन दर्शाती है? ये उंगली दर्शाती है। बोलो ये उंगली, ये कौन सा है? दायां, बायां हाथ है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? इधर है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? इधर है। ये इधर हो गया। और करंट क्या हो रहा है? देखो, करंट देखो कहाँ से? इधर से बाहर आ रहा है। करंट क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। करंट क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। करंट क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। ठीक है ना। तो बताओ मेरे को, घूमेगी किधर मोटर? मोटर किधर घूमेगी? तो मोटर घूमेगी इधर, यानी घुमाव की दिशा कौन सी हो गई? घुमाव की दिशा ये हो गई, यानी बल किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। ठीक है ना। करंट कहाँ से आ रहा है? देखो बाहर आ रहा है, इधर से बाहर आ रहा है। ठीक है। अगर मैं उधर वाली साइड से ये लगाऊं तो भी वही सेम संडा हो जाएगा। देखो, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? इधर। आपको पता है नॉर्थ से किधर जाता है? साउथ की ओर जाता है। बोलो जी ठीक है। ये बल की दिशा को दर्शा रहा है, तो ये उंगली किसको दर्शा रही है? करंट बाहर आ रहा है। तो करंट कहाँ से बाहर आ रहा है? इधर से बाहर आ रहा है। देखो ना जी, हमें समझ में नहीं आया। ठीक है ना। अब इसको उल्टा करके देखो आप। ठीक है, समझ में आ जाएगी बात। देख लो इधर, देख लो यार, इधर समझ में नहीं आता। देखो, आपको दो चीजें पहले पता होनी चाहिए। कौन सी पता होनी चाहिए? ईएमएफ या करंट किस दिशा में जा रहा है, और ये क्या है इसके बारे में, यानी चुंबकीय क्षेत्र किधर है, ये तर्जन। देखो, ऐसे लगा लो क्या? तो मोशन किधर है? इधर है। मोशन किधर है? इधर है। ठीक है ना। ये देखो नॉर्थ से साउथ की ओर है। और करंट क्या हो रहा है? करंट की डायरेक्शन क्या है? बाहर आ रही है। करंट क्या है? बाहर आ रहा है। ठीक है ना। तो ये चीजें, ये देखो, और ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है। इधर ये लगाया, ये क्या था? दाएं हाथ का नियम था। दाएं हाथ में क्या था? मोशन, फोर्स किधर था? इधर था। फील्ड किधर थी? इधर थी। और ये जो करंट किधर आ रहा था? इधर आ रहा। तो सेम ही तो है यार, उधर से कर लो, इधर से कर लो, इधर से कर लो, वही चीजें दर्शा रहा है। बाएं दाएं हाथ का फंडा है बस। ठीक है ना। क्लियर हो जाएगा? बोले जी हो जाएगा, बहुत मत्था मार लिया ना।
बाएं दाएं का पता चल गया क्या? कुछ भी याद नहीं रखना, चार चीजें याद रखनी है। कहाँ से करंट आ रहा है, जा रहा है, करंट कहीं जाए अपना, ठीक है ना, तो अब बाढ़ में जाए करंट, अपने को कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना, ये तो करंट को दर्शाता है, ये करंट को, सी से करंट याद रखना। ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये किसको दर्शाता है? ये मोशन को दर्शाता है, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। सेम फंडा देखो, दोनों के अंदर यही बात लिखी हुई है। देख यार, कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, यानी मोटर के अंदर, छोड़ दो दिमाग में निकाल दो, मोटर में आप घुमाते हो या मोटर अपने आप घूमती है? बोल जी मोटर में तो हम घुमाते हैं या घूमती है? बोल जी मोटर अपने आप घूमती है, हम डीसी करंट देते हैं। यानी देते हो वो चीज तो आपको पता ही है ना, उसे ले रहे हो वो चीज हमें पता होनी चाहिए। यानी मोटर से हम क्या, बल ले रहे हैं, घूमने की दिशा ज्ञात करनी है, तो बाएं से बायां बल की दिशा किस में याद करते हैं? बाएं में मोटर की दिशा याद करते हैं। और दूसरी बात, दाएं, दाएं में क्या है? दाएं में हमें घूमने की दिशा पहले पता होती है, और हमें क्या है, फील्ड की दिशा पता होती है। तो हमें क्या ले रहे हैं वहां से? हमें करंट चाहिए, जनरेटर से हमें करंट चाहिए, तो करंट की दिशा याद करने के लिए हम दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम जनरेटर में, बाएं हाथ का नियम मोटर में, ठीक है ना। बाकी तीनों चीजें वही है, वही दर्शाएगी। देखो ये मोशन ये दर्शा रहा है इधर वाला, ये फील्ड दर्शा रहा है, ये करंट दर्शा रहा है। इधर आ जाओ, ठीक है, ये मोशन दर्शा रहा है, ये फील्ड दर्शा रहा है, ये करंट दर्शा रहा है, दोनों चीजें वही तो है, ठीक है। पता क्या है मोटर में, आपको क्या पता होना चाहिए? मोटर में आपको पता होना चाहिए भी, मोटर जो है वो लेफ्ट हैंड पे काम करती है, तो मोटर में हमें लेना है मोशन, तो हमें दो चीजें ये पता होनी चाहिए। जनरेटर में हमें लेना है करंट, तो पहले हमें ये दो चीज पता होनी चाहिए। दिमाग पे जोर डालो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर फिर घूर्णन दिशा की बात करें हम, ठीक है ना, घूर्णन दिशा की हम बात करें, हम घूर्णन दिशा की जब हम बात करें, तो क्या फंडा है जी? घूर्णन दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है क्या? आपने बता तो दिया। मैं कहता हूँ दो ही बात याद रखनी है, कुछ फंडा, ज्यादा चीजें, कुछ चीजें ऐसी है जो डीप में नहीं जायज करते किसी चीज के। तो घूर्णन दिशा हमें ज्ञात करनी है, तो घूर्णन दिशा ज्ञात तो हमने कर ली, लेकिन उसकी दिशा बदली जा सकती है क्या? तो मोटर में बदली जा सकती है, डीसी मोटर में घूर्णन दिशा बदली जा सकती है। हमारे पास दो चीजें हैं, क्या है? एक तो फील्ड है, फील्ड यानी हमारे पास क्या है? पोल है, क्या है? पोल है, ठीक है। और एक हमारे पास करंट कहाँ है? आर्मेचर में है। हमारे पास पहले दोनों कहाँ से हैं? फील्ड में और आर्मेचर में करंट है, ठीक है, करंट है। आर्मेचर के अंदर करंट है, उसको हम मुख्य सप्लाई कह देंगे, ठीक है ना, मुख्य सप्लाई कह देंगे। अगर हम पोल में, अगर फील्ड के पोल की टर्मिनल टर्मिनल बदल दें, तो क्या बदल जाएगी? क्या घूर्णन दिशा बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अगर हम दोनों में से एक, आर्मेचर के टर्मिनल बदल दें, टर्मिनल का मतलब बताऊंगा आपको मैं, टर्मिनल बदल दें तो भी घूर्णन दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। बोलो जी ठीक है, इस चीज को यहाँ छोड़ दो। आपके पास पहले कोई पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, पहले करंट किधर जा रही थी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही थी, यानी ये आपके पास आर्मेचर है, आर्मेचर में सप्लाई इधर से जा रही थी, इधर आ रही थी, ठीक है ना, इधर से जा रही थी, इधर आ रही थी। अब आर्मेचर की दिशा जो होगी वो आपको पता ही चल गया कौन सी होगी, यानी घूमने की जो दिशा है वो ये है, ठीक है। जैसे ही आपने क्या किया, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर दिया, तो आपके पता चल गया ये आर्मेचर है। आर्मेचर के अंदर अब करंट किधर से गई? इधर से इधर, यानी इधर से गई और इधर से बाहर निकली, यानी टर्मिनल को जैसे ही आपने अपोजिट किया, टर्मिनल को जैसे ही बदला, यानी सप्लाई जैसे ही बदली, सप्लाई की दिशा बदलने पर, किसकी दिशा बदली है? आर्मेचर की। तो आप कहो जी आर्मेचर के सप्लाई की दिशा बदलने पर मोटर की घूमने की दिशा परिवर्तित हो गई, घूमने की दिशा क्या हो गई? परिवर्तित हो गई, ठीक है। क्लियर हुई बात क्या? ठीक है। अगर यही बात मैं कह दूं, मेरे पास एक नॉर्थ पोल था, क्या था? एक नॉर्थ था और एक क्या था? साउथ था, ठीक है ना। आपने सप्लाई दी इसको, इसको मैंने जो सप्लाई दे रखी है, ये सप्लाई दी मैंने इसको, ठीक है ना, ये सप्लाई इसको दी। मैं नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ बना दूं, तो क्या ये घूमने की दिशा परिवर्तित हो जाएगी? पहले मान लो इधर घूम रही थी, ठीक है ना, इधर करंट की दिशा पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन पहले मान लो इधर घूम रही थी, ठीक है ना,
आर्मेचर किधर घूम, इधर घूम रहा था। मैंने क्या कर दिया, नॉर्थ साउथ को नॉर्थ बना दिया और नॉर्थ को क्या बना दिया, साउथ बना दिया। अब मोटर क्या होगी, इधर वाली साइड घूमना स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी, इधर वाली घूमना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये फंडा समझ में आ गया। तो आप ये बात लिख लो, ठीक है ना, पोल को परिवर्तित, बस ये याद करना है, नहीं तो बहुत लंबा चलेगा ये। तो पोल को परिवर्तित करके, ठीक है ना, करके मोटर के घूमने की दिशा बदल सकते हैं। वही बात है, बोले घूमने की दिशा बदल सकते हैं। यानी सप्लाई चेंज हुई, सप्लाई चेंज होते ही पोल बदल जाएंगे, पोल बदल जाएंगे तो घूमने की दिशा भी बदल जाएगी। बोलो जी, ये बात भी समझ में आ गई। अगर कह दो या दोनों में से एक को बदलना है, दोनों बदल दो तो नहीं होगी। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, क्या फील्ड के टर्मिनल को बदल दें तो मोटर जो है उसकी गति बदल सकती है? बोले हाँ। वो कहते हैं फील्ड यानी जो आपके आर्मेचर है उसके टर्मिनल बदल दें तो सप्लाई, क्या मोटर की गति, घूमने की गति चेंज हो सकती है? हाँ। लेकिन वो यह कह दे भी दोनों को साथ में बदल दें तो क्या चेंज होगी? तो नहीं होगी। ठीक है ना, तो नोट करके लिख लेना। ठीक है ना, नोट करके। इस बात को मिटो दूं क्या, क्योंकि कंफ्यूज नहीं हो ना आपको, बस मेन बातें वही है। ठीक है ना, बोलो जी हाँ। ठीक है, यानी सप्लाई बदली, नमस्कार। हाँ जी। भाई यार मैं क्लास ले रहा हूँ, इसके बाद में डिटेल्स बाद में बताऊंगा थोड़ी देर। ठीक है, सप्लाई बदली, चाहे फील्ड की बदली और चाहे आर्मेचर की। ठीक है ना, तो क्या होगा, फील्ड की बदली तो भी घूम गति यानी घूमने की दिशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी। ठीक है, आर्मेचर की बदली तो घूमने की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, तो वही बात ऊपर मैंने कही है, टर्मिनल नाम लिख के। तो आपको नोट करके ये बात लिख लेनी है, दोनों के टर्मिनल, दोनों के टर्मिनल बदल देने से मोटर की गति में मोटर की गति, मोटर की घूमने की दिशा लिख लो, घूमने की दिशा में, और ये आया हुआ भी है पीछे एलम में, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी दोनों में से एक की बदलो। याद रखो, परिवर्तन घूमने की दिशा, जो घूर्णन दिशा है उसको परिवर्तन करना है तो एक की बदलनी पड़ेगी। एक की बदलो, हाँ चलो, एक में चाहे आर्मेचर की बदलो परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है ना, चाहे आप फील्ड की बदलो, दो ही चीज तो है इसके अंदर, एक तो आर्मेचर और एक क्या है, एक तो आर्मेचर है और एक क्या है, फील्ड है। अगर एन को एस बना दो, एस को एन बना दो तो बदल जाएगी, या आप इसके अंदर जो सप्लाई दे रहे हो उसको उल्टा कर दो तो बदल जाएगी। इसको मतलब पहले ये इधर ऐसे थी, पहले ये इधर ऐसे थी, पहले ये इधर थी, एक तरफ से जा रहा था एक तरफ से आ रहा था, लेकिन आप इसको ऐसे कर दो, चाहे नॉर्थ है उसको साउथ कर दो, इसमें बदल दो, या आप क्या कर दो, नॉर्थ साउथ को यहीं पड़ा रहने दो, ये जो अंदर जा रही थी उसको बदल दो, उसको बदल दो, ये इधर वाली साइड कर दो, ये इधर वाली साइड कर दो, यानी इनवर्ड आउटवर्ड कर दो, और ये एस रख दो, एस इधर ही रख दो तो भी बदल जाएगी। लेकिन दोनों को बदल दिया, दोनों, इसको इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, देखो नॉर्थ को वापिस, नॉर्थ को इधर कर दिया, साउथ को इधर कर दिया। ठीक है ना, यानी दोनों को बदल दिया आपने, तो क्या फर्क आएगा, एन की तरफ तो फिर भी है, एन की तरफ क्या है, इनवर्ड है, और आउटवर्ड एस की तरफ है, इनवर्ड एस की तरफ है, आउटवर्ड, दोनों को बदलने पे सप्लाई जो है उसकी घूर्णन की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बात मैं समझाना चाहता था, एक बदल दो परिवर्तन हो जाएगा, यानी बदल, घूमने की दिशा बदल जाएगी, दोनों बदलो दोनों से नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इतना टाइम लगाया गया। ठीक है ना।
हाले इसको ऑफिशियल आई है साइट पर डाल दिया। ठीक है, देखो आगे हमें याद करना है बेक ईएमएफ। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, एग्जाम डेट आ गई आपकी है ना। विरोधी विद्युत वाहक बल, बुक ले लो भाई सारे के सारे, ठीक है ना। बुक से पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। चीज़ें है जो आराम से चलती रहेगी। बाकी HSSC की एग्ज़ाम डेट का कोई खास भरोसा नहीं है, ठीक है। CT भी 3 साल में लिया है, लेकिन आप पढ़ो, ठीक है ना। बुक से पढ़ो, जितना हो सके उतना स्पीड बढ़ा दो, अपनी टाइमिंग बढ़ा दो, पेपर का कुछ पता नहीं चलता। विरोधी वाहक विद्युत वाहक बल जो है वो स्पीड बढ़ाएंगे, सारा कुछ करेंगे क्लियर, ठीक है। देखो यानी 30 30 60 कितने तारीख का है? 25 एलम का 25 गया ये, बहुत दिन पड़े हैं यार, 90 दिन पड़े हैं, टेंशन मत लो अब तक। विरोधी विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। बैक ईएमएफ क्या होता है, तो आपको मैं बैक ईएमएफ की बात बताऊं तो देखो, जैसे जनरेटर में क्या था, जनित्र में आपने यांत्रिक ऊर्जा दी तो उसके अंदर क्या पैदा हुआ था, ईएमएफ पैदा हुआ था, ठीक है ना। वही किस में पैदा हुआ था, ईएमएफ आर्मेचर में पैदा हुआ था। सेम फंडा यही है, ठीक है ना। जनरेटर में आर होता है ना ईएमएफ, तो उसको ईएमएफ कह दिया। अगर ये बात मोटर में है तो हर जगह अलग बात होती है। मोटर में इसको क्या कहेंगे, आर्मेचर के अंदर पैदा होगा, उसको बैक ईएमएफ कह देंगे। बस बात फंडा यही है। अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो आगे कुछ से बचा नहीं है आपके, ठीक है ना। दूसरा, इसको काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं, क्योंकि काउंटर करता है ये अप्लाइड जो आपकी वोल्टेज होती है उसका काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। ईएमएफ देखो, मोटर के आर्मेचर में पैदा हुआ ईएमएफ बैक ईएमएफ कहलाता है। बैक ईएमएफ क्या है, कुछ नहीं है। देखो आप देखो, और ये किसका गुण है, मोटर का गुण है। सारी चीजें लिख लो फिर समझा दूंगा। मोटर का गुण है, ठीक है ना। मोटर के गुण के बाद ये है आपका जो है, ये जो मुख्य वोल्टेज है ना, बैक ईएमएफ मुख्य वोल्टेज यानी अप्लाइड वोल्टेज जो है, वोल्टेज का विरोध करता है, विरोध करता है, ठीक है। बातें मोटी मोटी समझ में आ गई क्या, वोल्टेज का विरोध करता है यानी कुछ नहीं है। जैसे आपने आर्मेचर जो है, आर्मेचर उसके अंदर आपने सप्लाई दी, बोलो जी हमने सप्लाई दी, ये दी, एक दिया पॉजिटिव, एक कम्यूटेटर के माध्यम से नेगेटिव दिया। इसके अंदर क्या है जी, बोलो जी इसके अंदर है वाइंडिंग, इसके अंदर क्या है, वाइंडिंग है, ठीक है ना, वाइंडिंग है। अब ये बताओ, ये क्या है, एन पोल है, और ये क्या है, एस पोल है। ये क्या है, एन और एस है। जैसे इसके अंदर धारा बहेगी, धारा बहेगी तो ये क्या करेगा, चालक घूमना शुरू करेगा। बोले जी घूमना शुरू करेगा, मोटर में तो ऐसे घूम रहा है मान लो ये, ठीक है ना, ऐसे घूम रहा है। अब ये जब घूमेगा तो किसको काटेगा, बोलो जी किसको काटेगा। मोटर की बात कर रहा हूँ मैं, जनरेटर की बात नहीं कर रहा। मोटर और जनरेटर में फर्क मैंने बता दिया शुरू के अंदर, कोई बनावट में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। यानी जब ये चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, चालक जब एक इसके अंदर क्या, धारावाही चालक जब चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो अपने आप में क्या होगी इसके अंदर, बताओ। जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक को, मतलब कोई चालक को घुमाया जाता है तो उसके अंदर क्या पैदा होती है, ईएमएफ। क्या होती है, ईएमएफ पैदा होती है। क्या पैदा होती है, ईएमएफ। आपने देखा होगा जब कोई चालक, फैराडे के लॉ के हिसाब से देखो, फैराडे ने क्या बताया था, फैराडे के
नियम के अनुसार क्या बताया था, जब कोई चालक, समझ लो इस बात को, चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है, चुंबकीय बल रेखाओं को काटता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है, याद है क्या, ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, यह मोटर अपने आप जरूर घूम रही है, मोटर अपने आप तो नहीं घूम रही, करंट दिया आपने, उसमें दो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए तब घूम रही है। लेकिन जब ये चालक है, ये क्या है, फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, जब चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर घूमेगा तो ये काटेगा या नहीं काटेगा, यानी इस फील्ड को तो काट रहा है ना, ये जो फील्ड है, ये फील्ड है, इसको काट या नहीं काट रहा, बोलो जी काट रहा है। जब ये इसको काट रहा है तो फैराडे के नियम के अनुसार ये था भी जब भी कोई चालक है चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है, यानी ये ईएमएफ क्या पता अप्लाइड वोल्टेज से कम होता है, बैक ईएमएफ, यानी लेकिन ये क्या करेगा, इसका जो है, आप जो ये वोल्टेज इसको दे रहे हो, जो वोल्टेज आप इसको ये दे रहे हो, इसका क्या करेगा, ये विरोध करेगा, इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी आपने मान लो 10 वोल्टेज यहां से दी, लेकिन बैक ईएमएफ की मात्रा 2 है तो काम कितनी करेगी, 8 वोल्ट ही काम करेगी, यानी विरोध करने का मतलब माइनस हो जाएगा। यानी आपने अप्लाइड वोल्टेज ये दी और बैक ईएमएफ कितना था, ये था, तो यानी ये माइनस हो जाएगा, तो जो कार्य करेगी वो वोल्टेज कितनी होगी, वो यही होगी, बताऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा आगे धीरे धीरे। तो जब भी कोई चालक क्या करता है, काटता है किसको, चुंबकीय क्षेत्र को, उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। अगर ये बात मोटर में है, जनरेटर में तो आप करंट दे ही नहीं रहे थे, बाहर से करंट दे रहे हो मोटर को, तो जनरेटर में करंट ले रहे थे, तो जनरेटर के अंदर वो ईएमएफ था, वो आपके काम आ रहा था, लेकिन यहाँ मोटर के अंदर ईएमएफ है वो बैक ईएमएफ है, और बैक ईएमएफ जरूरी भी है, नहीं तो मोटर चलेगी नहीं, ठीक है ना। तो जब क्या करता है, चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है, और मोटर में अगर ऐसा ईएमएफ पैदा हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि पहले ही ईएमएफ दे रहे हो आप और एक अंदर ईएमएफ है जो इसका विरोध कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। इसलिए तो बैक यानी उल्टा मार रहा है, ये इसका विरोध करता है। यानी आपने जो दी वोल्टेज, आप लिख लो, दी गई वोल्टेज मोटर में, मोटर का ये गुण है, दी गई मोटर में दी गई वोल्टेज का विरोध करता है, ठीक है ना, उसका उल्टा विरोध करता है, तो उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। लिखते हैं इसको जी ई बी से, किससे लिखते हैं, ई मतलब ईएमएफ, बी से बैक ईएमएफ, ठीक है ना, ई बी से लिखते हैं। ई बी का मतलब है बैक ईएमएफ, यानी विरोधी विद्युत वाहक बल है, ठीक है ना, ईबी से लिखते हैं। जैसा कि आप जनरेटर में क्या लिखते थे, जनरेटर में आपने घुमाया, उसके अंदर क्या था, ईएमएफ पैदा हो रहा था, उसको लिखा जनरेटर में कितना ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो आप लिखते थे, याद है क्या, वो ZPN5, ठीक है ना, और 60 है ए, याद है क्या, सेम फंडा है, तो ईएमएफ ही ना जनरेटर में हो रहा हो जो मोटर में, तो मोटर में ये ईएमएफ जो है ई जी ही किसके नाम से जाना जाता है, ई बी के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, हेलो, हाँ जी, बस कुछ देर की क्लास है उसके बाद फ्री हूँ, ठीक 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 है। तो ये क्या है, ई, ई जी को ही ई बी से, बात तो वही है ना, पोल से फ्लक्स को काट रहा है, फ्लक्स को काट रहा है, तो इसके अंदर ई जी जो था वही क्या, ई बी है, तो बोलो जी ई बी बता दो, ई बी बता दो, वही याद करना है, कुछ याद नहीं करना, अगर आपने पहले याद कर रखा है ZPN5 60, हाँ जी, जयराम जी भाई, ठीक है, क्लास क्लास में हूँ भाई, एक बार क्लास के बाद करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या है, ZPN5, ZNP जो 5 है आपका, ठीक है ना, वो ही तो सेम का फंडा है, अगर वो याद किया आपने तो ये आपको याद करने की जरूरत है क्या, बोलो नहीं है जी, तो बस यही फंडा है, बोलो जी यही है क्या, वहां पे जनरेटर में ईजी था वो अब ईबी है, ठीक है ना, ईजी था वो ईबी है, ईजी था वो ईबी है, बस यही बात है।
बोलो जी जेड क्या है, तो जेड लिख लो चालकों की संख्या, चालकों की संख्या। चलो इसको छोड़ो एक बार, यहाँ पे आते हैं। मोटर के आर्मेचर में पैदा हुआ ईएमएफ क्या कहलाता है? बैक ईएमएफ। ठीक है, मोटर का वह यानी मोटर में होता है बैक ईएमएफ, या जनरेटर में तो आप कहोगे मोटर में होता है। मोटर में दी गई वोल्टेज का विरोध कौन करता है? बैक ईएमएफ करता है। क्वेश्चन बता रहा हूं आपको निकाल के यहाँ से। मुख्य वोल्टेज का विरोध करने वाला ईएमएफ क्या कहलाता है? बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ कहलाता है, यानी इसका काउंटर करता है। अप्लाइड वोल्टेज जो आपकी है उसका क्या करेगा? अपोज करेगा, विरोध करेगा, यानी जितनी वोल्टेज आप दोगे और ईएमएफ जितना पैदा हो रहा है वो क्या करेगा? उसका विरोध करेगा। याद रखो इस बात को। फैराडे के नियम के अनुसार बैक ईएमएफ पैदा होता है जब धारा कोई भी चालक को घुमाया जाता है तो उसके अंदर क्या पैदा होता है? फील्ड में घुमाया जाता है। जेड चालकों की संख्या, यानी चालकों की संख्या। अब तो देख लो कैसे पैदा होगा, कितना पैदा होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एक तो आपको खांचे दिए होंगे, स्लॉट दिए हों, तो आपको क्या करना है? स्लॉट के अंदर कितनी संख्या है और चालकों की संख्या से गुणा कर देनी है। एक स्लॉट में कितनी, तो टोटल आर्मेचर के अंदर चालकों की संख्या जेड होती है। पी क्या होती है? पोल की संख्या होती है, पोल की संख्या होती है, ठीक है ना। पोल की संख्या, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, आपको पता ही है, यानी कितने पोल दिए हुए हैं। एन क्या होता है? आरपीएम में, यानी चालक की गति, यानी चाल कितनी है उसकी, चाल मटकनी कितनी है, आरपीएम में लिखते हैं इसको, राउंड पर मीटर। और आपका जो फाई है वो क्या है? फ्लक्स, यानी फ्लक्स कितना है, ठीक है ना। 60 से भाग क्यों करते हैं? आरपीएम मीटर में दिया है, सेकंड में हमें यूनिट चाहिए इसलिए। ए क्या होती है? समांतर पथों की संख्या, समांतर पैरेलल पाथ, समांतर पथों की संख्या, ठीक है, समांतर पथों की संख्या। और ये पता ही है, मैंने बताया था एल ए पी, ए बराबर क्या है? पी है, यानी लेप वाइंडिंग है तो समांतर पथ किसके बराबर होते हैं? पोल के बराबर। और अगर वेव हैं तो क्या होते हैं? वेव वाइंडिंग में ए बराबर हमेशा क्या होते हैं? दो होते हैं, ठीक है ना। ए बराबर पी, ए एल पी, एल ए पी, ठीक है ना, एल ए पी। क्लियर है? एल ए पी हमारे और ही काम आती है भाई, लीव, ठीक है ना। हमारे तो एल ए पी आती है, छुट्टी छुट्टी होती है वो तो, ठीक है ना। तो हमें पता चला ईएमएफ जो है, बैक ईएमएफ है, वो किसके बराबर है? जेड पी एन फाई बटे में 60 ए, ठीक है ना। और ए जो है यहाँ पर क्या है? तो ए आपको लेना है, अगर लेप वाइंडिंग में है तो ए बराबर पी होता है, यानी पोलों की संख्या के बराबर समांतर पथ होते हैं। पिछला लेक्चर आराम से देखा होगा, सारी चीज़ें दोबारा नहीं बताई जाती। ए बराबर, अगर आपकी वाइंडिंग वेब है, दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है इसमें, तो वेब है तो ए बराबर हमेशा क्या होता है? 2 लेना है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, आप एक बात बताओ मेरे को, आपने मोटर बना दी, बोलो जी हमने बना दी, आपको सप्लाई देनी है, तो बोल्ट बनाने के बाद आप पोल की संख्या चेंज कर सकते हो क्या? उसके अंदर आपने कितने चालक डाले, चालकों की संख्या चेंज कर सकते हो क्या? बोलो जी नहीं कर सकते। अब आपने जितने आर्मेचर के अंदर कुंडली डाल दी तो डाल दी, अब उसको बाहर थोड़ी निकालोगे, तो वो क्या है? उतनी रहेगी जितनी पहले डाली है। पी जितने पोल है, आपने मोटर जितने पोल की बनाई है उतने पोल रहेंगे या नहीं रहेंगे? बोल रहेंगे जी, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे? घूर्णन गति है, ठीक है ना। और उसके बाद फाई, फाई चेंज कर सकते हो आप सप्लाई दे के। 60 चेंज कर सकते हो क्या? बोलो जी नहीं कर सकते। समांतर पथ चेंज कर सकते हो क्या? नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, समांतर पथ नहीं चेंज कर सकते। तो यानी ये चीज दो है, जेड पी एन फाई, ठीक है ना। एन तो बताऊंगा मैं, जेड पी 60 ए, ये क्या है? ये क्या है? आपके नियत है, मोटर बनाने के बाद नियत है, यानी क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इनको कांस्टेंट लिख लो, और कांस्टेंट को मतलब आपने के से डिनोट कर दिया, ठीक है ना, के से डिनोट कर दिया, यानी ये कांस्टेंट। यार चालकों की संख्या सब रहेगी ना, बनाने के बाद मोटर से, आर्मेचर से चालक निकाल लोगे क्या आप? आपको चलाना है तो वो है। पी पोल उतने ही रहेंगे, ए मतलब समांतर पथ जो है उसके अंदर उतने ही रहेंगे, ठीक है ना। 60 यानी सेकंड से भाग देना है इनको, तो उतने ही रहेंगे। तो आपको प्रभाव किस पे पड़ने वाला है? प्रभाव पड़ने वाला है, यानी ई बी समानुपाती किसके हो गया? तो आपको जी समानुपाती हो गया फाई
एन की, किसके हो गया फाई एन की, ठीक है ना। और इस समानुपाती को हटाने के लिए मैंने बैक ईएमएफ है उसको बराबर करने के लिए मैंने क्या लगा दिया के फाई एन। और ये पीछे भी मैंने जनरेटर में भी बताया था, जनरेटर को बनाने के बाद भी उसके अंदर ये चीज़ें चेंज नहीं होती, ठीक है। तो बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, तो बैक ईएमएफ देखो एक तो चाल यानी चालक की गति पे समानुपाती है, और एक क्या है बनाने के बाद फाई के समानुपाती है। यानी फाई यानी फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। इधर जा है चाल गति बढ़ेगी तो क्या होगा, ये बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा तब आपके समझ में आएगा, ठीक है। मान लो क्या मानना है जी, अब थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं आप। मान लो आपके पास एक मोटर है, मान लो आपके पास एक मोटर है और उसके अंदर पोल की संख्या है 4, पोल की संख्या कितनी है 4 है। जेड बराबर उसने दिया नहीं, यानी चालक स्लोट दिए हैं आपको, स्लोट दिए हैं मान लो 20, स्लोट कितने दिए हैं 20 है, खांचे 20 हैं, ठीक है। और एक स्लोट में चालक हैं 30, एक स्लोट में चालक हैं 30, एक स्लोट में कितने हैं चालक हैं 30, ठीक है। और उसने फाई की वैल्यू दी है, फाई यानी फ्लक्स आपका दिया है उसने, मोटर का फ्लक्स जो है वो है आपके पास, फ्लक्स 5 मिली वेबर ले लो, मिली वेबर ले लो, ठीक है। और चाल दी है उसने, गति चालक की गति दी है उसने, आर्मेचर की गति या चालक की गति उसने दी है 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम दी है, यानी राउंड पर मीटर से वो घूम रहा है। और क्या रह गया इसका, और ठीक है, ये 5 चीजें आपको दी हुई है। अगर ये 5 चीजें आपको दी हुई है तो आप इसको निकाल सकते हो क्या, बोलो जी निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अगर मोटर में लेप वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग है तो ईएमएफ कितना होगा, बैक ईएमएफ कितना होगा, वाइंडिंग है तो ईबी कितना होगा, तो आपके पसीने आ जाएंगे। और वो कहेंगे वेब वाइंडिंग है, वेब वाइंडिंग है, मोटर के अंदर कौन सी वाइंडिंग है, लेप वाइंडिंग है या वेब वाइंडिंग है, तो ईबी कितना होगा, दोनों की मात्रा अलग अलग आ जाएगी भाई। बोले जी आप हो तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, बताइए भैया। देखो पहले लेप वाइंडिंग का निकालते हैं, आप किसका निकालते हैं, लेप वाइंडिंग का, यानी लेप मोटर है आपकी, ठीक है ना। तो ई बी कितना होता है, तो ई बी की मात्रा पता, जेड पी एन फाइव, जेड एन पी एन फाइव बटे में 60, ठीक है। अब फंडा फंस गया ए का, लेप और वेब में सिर्फ ए बदलेगा बाकी सेम रहेगा सौदा, ठीक है ना। तो बोलो जी ए, मैंने बताया आपको लेप वाइंडिंग के अंदर एल ए पी, यानी लेप वाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है पी होता है, और वेब वाइंडिंग में क्या होता है जी, वेब वाइंडिंग में अगर आप देखो तो ए बराबर हमेशा 2 होता है, ये चीजें हमेशा याद रखो आप। तो लेप वाइंडिंग ए बराबर क्या है पी, पी जितना है उतना ए पी से कट ही जाएगा पहली बात तो, लेकिन आपको लिखना है जेड क्या है, तो जेड क्या है, तो मैंने आपको यहां बताया होगा, देखो चालकों की संख्या, यानी चालक आपको स्लॉट और चालक दोनों दिए हैं तो उनको गुणा कर लो, जेड बराबर क्या होता है चालकों की संख्या, जेड क्या है चालकों की संख्या, तो यहाँ पर जेड क्या आ जाएगा आपको पता है, यहाँ पर आप जेड निकाल लो अपना घर का, स्लॉट कितने हैं 20 है, ठीक है ना, और एक स्लॉट में चालक कितने हैं 30 हैं, यानी जेड बराबर क्या आ गया 600 आ गया, ये निकालना पड़ेगा आपको, देगा नहीं वो, ठीक है। तो जेड बराबर कितना आ गया 600, जेड बराबर 600, पी बराबर कितना है बताओ, पी बराबर कितना है, देखो पी पोल कितने हैं 4, पोल कितने हैं 4, ठीक है ना। एन कितना है 1500, एन कितना है 1500, फाई कितना है मिली वेबर, यानी इसको मिली वेबर को जब आप वेबर में बदलते हो तो मिली का मतलब होता है 10 की 3 और गुणा में 5 वेबर के बराबर होता है, ठीक है ना। मिली का मतलब -3 पावर 3, यानी इसको क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो 5 को 1000 से गुणा करे भाग करोगे तो ये किस में बदल जाएगा वेबर में, किस में बदल जाएगा वेबर में, ठीक है ना। तो वेबर चाहिए हमें, ऐसा ही
एक बात याद रखना, जब भी गुणा करो ऐसा यूनिट की एसआई के साथ गुणा होगी, सीजी की एस की सीजीएस की कभी भी एसआई के साथ गुणा नहीं होगी। नीचे ये 60 लिखा है ना, क्योंकि आरपीएम मिनट में दिया है, इस आरपीएम को सेकंड में बदलने के लिए 60 से भाग दे रहे हैं, और 60 का फंडा नहीं है। वो यहाँ पर भी सेकंड में दे देता तो हमें 60 से भाग नहीं करना है, क्योंकि ऐसा यूनिट में जो आपकी क्या है, समय की सेकंड है। बोलो जी, बढ़िया बात बता दी आपने तो। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेंगे 5, और 5 को किससे गुणा करोगे तो वेबर में बदल जाएगा, हजार में, हजार से। ठीक है ना, नीचे क्या है 60। वाइंडिंग देखनी है, एक से लिखने से पहले लेप वाइंडिंग है। लेप वाइंडिंग मतलब ए बराबर पी, यानी पी कितना 4, तो ए भी कितना 4 लिख दो। काटो रे काटो, काटो। ठीक है ना, ये आपकी हो गई 6 दाएं 600। ठीक है ना, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, 3 की 3 गई तेल लेने, 4 से 4 कट गया, 15 से 5 75। और ईएमएफ को किस में मापते हैं, वोल्ट में, तो 75 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल सी बात हो गई, गुणा ही करनी है, आपको फार्मूला पता ही है। वेब वाइंडिंग है, ई भी कितना होगा, तो सेम ही फंडा है, जेड पी एन फाई बटे में 60 ए। ठीक है, सेम फंडा है। बोले जी क्या सेम फंडा है, बार बार सेम फंडा सेम फंडा लगा रहा है, क्या फंडा है बताइए। 600, जेड की वैल्यू कितनी है 600, जेड की वैल्यू कितनी है 600, पी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है ना, एन की वैल्यू कितनी है 1500, सेम ही ऊपर वाला, ए का बदलेगा बस। और क्या है 5, फाई कितना है 5 बटे 1000 वेबर। ठीक है ना, 60। लेकिन ए कितना होता है वेव वाइंडिंग में, वेव में ए बराबर 2 होता है। वेव में क्या होता है, पोल कितने ही हो लेकिन वे ए हमेशा क्या रहेगा, 2 ही समांतर पथ होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं समांतर पथ। ये कट गया 10 पे गया। ठीक है ना, 2 दूनी 4 पे गया, 3 जीरो 2 जीरो ये उठाओ और 1 जीरो ये उठाओ, 15 5 75 दूनी। ठीक है ना, 150, तो ये कितनी हो जाएगी 150 वोल्ट। ठीक है ना, तो सेम फंडा सारा कुछ, लेकिन समांतर पथ बदले तो इसका क्या हो गया, बेक ईएमएफ भी बदल गया, यानी 150 वोल्ट होगा। वेव वाइंडिंग में कितना होगा ईएमएफ, तो आपको जी वेव वाइंडिंग में तो बताया आपने, लेप में तो बताया 75 वोल्ट, और बेक में 150 वोल्ट। ठीक है ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। निकाल लोगे रे, अरे निकाल लोगे क्या। ठीक है ना, तो यहाँ से आपसे पूछ ले, ठीक है ना, ईबी सीधा सीधा समानुपाती किसके है, बाकी चीजें सेम रहेगी ना। ठीक है ना, बाकी तो आप कहोगे जी समानुपाती फाई के है। फाई यानी फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि फ्लक्स आप घटा भी सकते हो बढ़ा भी सकते हो। पोल के अंदर ज़्यादा करंट दे दो फ्लक्स बढ़ जाएगा, बैक ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। फ्लक्स के अंदर फ्लक्स को घटाना है, पोल के अंदर कम करंट दे दो फ्लक्स घट जाएगा। तो बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगा, फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। किस पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। ठीक है ना, आपसे पूछ लिया जाए बैक ईएमएफ को घटाने बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को घटाना बढ़ाना पड़ेगा। फ्लक्स को घटाओ बढ़ाओगे ईबी भी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है ना, और ईबी का एन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो एन का उल्टा या सीधा है, वहाँ देखेंगे थोड़ी बाद में, ये देखेंगे हो जाएगा क्या। तो बैक ईएमएफ वो ईएमएफ जो मेन वोल्टेज का विरोध करता है। अगर 10 वोल्टेज देते हो, बैक ईएमएफ 2 वोल्टेज है, तो क्या बचेगा 8 वोल्टेज बचेगा, यानी काम करने वाली वोल्टेज कितनी बचेगी 8 वोल्ट बचेगी। 2 वोल्ट्स का ड्रॉप कहाँ हो जाएगा, बैक ईएमएफ के रूप में, यानी 2 से 2 काट देगा, बाकी बचेगा 8। ठीक है ना, 10 दे दो 20 दोगे मान लो, और बैक ईएमएफ 2 है, तो काम कितना करेगा वोल्टेज 18 वोल्टेज काम करेगा। निकालना कैसे है ये पता चली गया आपको। ठीक है, लोग उसका चलो अप्लाइड वोल्टेज यानी दी गई वोल्टेज, या अप्लाइड वोल्टेज को क्या कहते हैं, अप्लाइड वोल्टेज यानी मुख्य वोल्टेज आपने दी है उसको मुख्य वोल्टेज कह देंगे। ठीक है ना, और उसको आप वी से लिख सकते हो, आपने जो दी है
आपने बाहर से सप्लाई दी उसको वी से लिख सकते हो, ठीक है। वह ई बी यानी बेक ईएमएफ का क्या संबंध है आपस में, बेक ईएमएफ का रिलेशन क्या है वो देख लो, संबंध देख लो, ठीक है ना। बेक ईएमएफ का क्या देख लो, संबंध देख लो किस प्रकार से है। जैसे आपने ये बनाया, ये आर्मेचर है, ये ब्रूस है कम्यूटेटर पे लगे हुए आपके, ये ब्रूस है, ठीक है ना। ये आपने सप्लाई दी है और ये क्या आपके पास फील्ड है, फील्ड से होते हुए जा रही है सीरीज से, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। यहाँ पर आपने कोई ना कोई क्या दी, वोल्टेज दी। इसके अंदर पैदा होगा वो क्या होगा, बेक ईएमएफ होगा। ये क्या होगा, इसके अंदर ये आर्मेचर का क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो होगी वो आई ए होगी, ठीक है ना। आपको पता ही है आई करंट है, आर्मेचर में करंट है, पीछे देख लिया। रेजिस्टेंस आर्मेचर का आंतरिक रेजिस्टेंस वो क्या होता है, 1 ओम से कम होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या होता है आर्मेचर में, तो लिख लो इस बात को, पहले ही लिख लो। आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या होता है, आई ए आर ए होता है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक है ना। और आर ए जो होता है वो क्या होता है, आर्मेचर करंट होता, आर्मेचर प्रतिरोध होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, आपसे बार बार पूछी गई है। आर्मेचर का प्रतिरोध लिख लो, यहीं लिख लो, आर्मेचर का प्रतिरोध, संबंध बाद में लिख लेना। आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध, आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम, 1 ओम लिख लो, 1 ओम से कम होता है, से कम होता है। कितना होता है आर्मेचर का प्रतिरोध, कितना होता है, 1 ओम से कम होता है। बार बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना इस लाइन को, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेना, 1 ओम से कम होता है, यानी आर्मेचर का प्रतिरोध अति निम्न माना जाता है। आर्मेचर का प्रतिरोध अति निम्न माना जाता है, प्रतिरोध अति निम्न माना जाता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना, माना जाता है। अब वोल्टेज और ईएमएफ कितना है, देखो ईएमएफ जो है बेक ईएमएफ, इस बात को थोड़ा सा ऐसे करके अलग से लिख लेना, ये बात है ना, ये हाई कोर्ट तक जाने वाली बात है और इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाओ आप तो एसएससी का पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई क्या, ठीक है। और वोल्टेज आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, तो आप लिख लेना आई ए, मतलब जितना होगा, अरे वोल्टेज, मेरे को ऐसा लगता है जैसे V बराबर क्या था, आई आर होता है, ठीक है ना। यानी आई आर का मतलब आई यहाँ पर आर्मेचर की आई है और आर्मेचर का प्रतिरोध है, तो वो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे जी ई जो है आर्मेचर का प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, वी, वी आर्मेचर का कितना है, ठीक है ना। वोल्टेज आर्मेचर में कितनी है वो क्या होगी, आर्मेचर ड्रॉप कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये वोल्टेज जो है आर्मेचर ड्रॉप कहलाएगी, आर्मेचर ड्रॉप वोल्टेज कहलाएगी, ठीक है ना। कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई तो वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। V बराबर आई आर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा भैया। अब आपने जो वोल्टेज दी, तो इससे आपने वोल्टेज दी यानी कितना करंट दिया, कितनी वोल्टेज दी यानी वोल्टेज दी। इस वोल्टेज का, इस वोल्टेज का आर्मेचर में ड्रॉप कितना हुआ, बोलो जी आई ए आर ए, आई ए आर ए ड्रॉप हुआ। तो इस वोल्टेज में से ये वोल्टेज घटा दें तो इसके अंदर एक वैल्यू और है, वो आ जाएगी क्या, बोलो जी आ जाएगी, कैसे, बोलो जी अगर हमें ई भी पता करना है तो V बराबर अगर हम कह दें भी, जो एक चीज तो ये ई बी है, कितनी ई बी है, ठीक है ना, कितनी ई बी है, यानी बेक ईएमएफ कितनी है। और अगर हम वोल्टेज ड्रॉप जो हो रही है उसको अगर जोड़ लें, यानी बेक ईएमएफ के साथ वोल्टेज जो आर्मेचर में ड्रॉप हो रही है उनको जोड़ लें, तो टोटल किसके पास आ जाएगी, ये वोल्टेज आ जाएगी,
यानी इसके अंदर जो वोल्टेज टोटल ड्रॉप हो रही है वो या तो बैक ईएमएफ काट रहा होगा, बैक ईएमएफ काउंटर है यानी क्या कर रहा होगा, उसका विरोध कर रहा होगा। दूसरा कौन ड्रॉप हो रही होगी, आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर के प्रतिरोध या आर्मेचर के अंदर जो करंट बह रहा है उसके कारण हो रही होगी। तो टोटल वोल्टेज ये आ जाएगी हमारे पास। यानी ये कौन सी वोल्टेज है, अप्लाइड यानी दी गई वोल्टेज है, ये आपके द्वारा दी गई वोल्टेज है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी। तो आपको यहां से अगर मैं V यहीं रख लूं, EB इधर रखूं, तो IARA को इधर लेके आऊं तो माइनस में आई, ये क्या हो जाएगा, V माइनस में IARA बराबर क्या हो जाएगा, EB। तो संबंध पता चल गया क्या, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखूंगा, EB क्या हो जाएगा, EB को इधर रख लेता हूं मैं, V माइनस में क्या हो जाएगा, IARA, ठीक है ना। तो EB और मुख्य वोल्टेज का संबंध ये है, अगर मुख्य वोल्टेज से आप IARA घटा देते हो, यानी इसके अंदर जो आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो घटा देते हो, तो वो किसके बराबर आ जाता है, किसके बराबर आ जाता है, बैक ईएमएफ के बराबर आ जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई। अब देखो EB किसके बराबर है, आपने पीछे, और जी EB तो आपने पीछे भी लिखाया था जी, ZPN5, ZPN5/60A, ठीक है ना। तो EB की जगह, EB है तो EB की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, ZPN5, थोड़ा सा अच्छा लेवल का पढ़ना है तो ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है। तो ये किसके हो गया, V माइनस IARA के, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर हो गया मान लो। तो आप मेरे को ये बताइए, ठीक है, मेरे को आप कुछ ऐसा कुछ बता दीजिए जिससे हमें पता चले। देखो रिलेशन करना आपके बस की बात है तो आप इसको जरूर करना, नहीं तो आपको हो जाएगा पंगा। बोले जी कैसे पंगा हो जाएगा, हमें यहाँ से पता करनी पड़ेगी, देखो चाल, ठीक है ना। इससे हम चाल का सूत्र निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं, देखो निकालें क्या, ये हो गया अपने पास एक, ये संबंध हो गया, ठीक है ना। ढंग से तैयारी कर लो भाई, सिलेक्शन लेना है तो भागने की कोशिश करोगे, भागते रह जाओगे जिंदगी भर। 90 दिन पड़े हैं पेपर के, अभी तक भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 50-60 दिन के अंदर आप सिलेबस पूरा कर लेंगे, 50-40 दिन के अंदर सिलेबस पूरा कर लेंगे, और उसके बाद में हम जी लगा के इतना तबा तोड़ में रिवीजन करेंगे, आप कहोगे जी वाह वारे न्यारे हो गए। अगर आप भागना चाहते हो, आप सोचो भी ये भी पढ़ लूँ मैं आज, ये भी पढ़ लूँ, सारा कुछ एक दिन में नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। और मैं कहता हूँ आपका जो एग्ज़ाम की डेट आ गई है उसके अगर विश्वास किया जाए, अगर वो एग्ज़ाम सही टाइम पे होते हैं तो आप ये मान लो भी आपको कम से कम ये पढ़ने के बाद इसको पूरा रिवीजन करना पड़ेगा, पीछे वाला रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार पीछे वाला रिवीजन करो, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, MCQ पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ने की कोशिश करो, जहाँ से भी आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहाँ से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। जहाँ से भी, मैं नहीं कहूँगा मेरे से पढ़ने की कोशिश करो, आप 100% मेरे से पढ़ो। वीडियो को दोबारा देखो, सारी की सारी दोबारा देख डालो, 2-3 दिन के अंदर आप आराम से देख डालोगे, पूरी स्पीड से देख डालो, 2 की स्पीड से, 3 की स्पीड से, जितनी स्पीड होती है आपसे डाउनलोड करके देख लो, कैसे भी देख लो, आप वीडियो देख लो, आपको सिलेक्शन चाहिए यार। मेरे को यहाँ से न तो आपके भी, आप यूट्यूब पे देखोगे तो मेरे व्यू आएंगे, व्यू आने से आपका क्या होगा, मेरा जी मेरा भला हो जाएगा, मेरा कुछ भला नहीं होगा। मेरे न तो यूट्यूब पे एड आती होगी, आपने देखा होगा, और न ही यहाँ पर व्यू का इतने तो करोड़ों तो व्यू नहीं आते जो काउंट हो जाएंगे। तो आपका सिलेक्शन, मुख्य मुद्दा जो है आपका सिलेक्शन है, ठीक है। रात दिन एक कर दो, ये मान लो लास्ट दिन जिंदगी के यही बचे हैं, इनमें कुछ करना है तो कर दो, ठीक है ना। क्योंकि ये जिंदगी के लास्ट दिन है जिसमें आप अपनी जिंदगी सुधार सकते हो, नहीं तो पछताओगे, रोज रोज पछताओगे। विकास, उसने एक मास्टर ने कहा था 3 महीने इतना खतरनाक पढ़ लो, उसके बाद जिंदगी के 30 साल नौकरी ऐसे जीवन कट जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा, बुढ़ापा भी ढंग से कट जाएगा, औलाद भी अच्छे से सेवा करेगी भाई साहब। अगर आपकी पेंशन आती है तो पेंशन आ जाएगी, बोलो जी NPS है, पेंशन आएगी नहीं, OPS लागू कर देगी, बाकी सरकारें भी कर दी, आपका भी हो जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। दिन रात गिनो मत भी, दिन कब है रात कब है, हम भी नहीं गिनते भाई। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, इधर को इधर लेके आऊँ, तो मेरे को निकालना है मान लो n, तो n इधर रख लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और मेरे पास क्या है, V माइनस I
ए आर ए, ये ई बी के बराबर है, ये भी ई के बराबर था। बटे में ये बटे में ये सारा चला जाएगा, यानी क्या चला जाएगा, जेड एन, एन तो मैंने निकाल ही लिया, जेड पी फाइव रह जाएगा नीचे, जेड पी फाइव रह जाएगा, निकाल लिया। गुणा में क्या चला जाएगा, 60 ए, 60 ए। तो ये क्या है, स्पीड ऑफ मोटर है, मोटर की क्या स्पीड होगी, तो ये इक्वेशन मोटर की स्पीड की निकल के आ जाएगी, वही सेम है, उसको उल्ट पुल्ट करना है, ठीक है ना। तो एन बराबर क्या हो गया आपका, तो आप कहो जी v माइनस आई ए आर ए। देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई जा रही है। यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलेगा जी, पी फाइव गुणा में 60 ए, टार्क समझेंगे काम आ जाएगा। और मैंने कांस्टेंट किसको मान लिया, तो आप बताओ मोटर के अंदर जेड पी फाइव, फाइव बदला जा सकता है क्या, बोलो जी फाइव तो बदला जा सकता है, ठीक है ना, फाइव तो बदला जा सकता है। लेकिन आप कहो जी आपने बताया था थोड़ी पी और जेड एन नहीं बदला जा सकता, 60 ए, तो मैं क्या मान लेता हूँ 60 ए, वही पीछे वाला जेड पी, ठीक है ना। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया के बराबर, यानी इसको मान लिया मैंने कांस्टेंट, क्या मान लिया, कांस्टेंट, यानी एक नियंत्रक मान लिया, क्योंकि मोटर के बनाउट के बाद ये बदले नहीं जाते, पीछे भी नियंत्रक माना था, तो वही सेम फंडा यहाँ पे इसको नियंत्रक मान लिया मैंने, ठीक है। अगर इसको नियंत्रक मानता हूं तो n बराबर क्या आ गया मेरा, अरे वही तो पीछे दिखाऊंगा आपको, रुक जाओ मैं, तो क्या आ गया, v माइनस आई ए आर ए बटे में 5, ठीक है ना। और गुणा में क्या आ गया, k आ गया, k हटा दूं तो मैं कहूंगा ये समानुपाती है। इसको मैं इधर ना लिख के मैं इधर लिख देता हूं, मान लो n बराबर मैं कह दूं k, ठीक है, और k क्या है, k, और k की जगह, इसकी जगह मैं ई भी लिख सकता हूँ क्या, अरे ई बी तो था, ई बी के बराबर, तो ई बी बटे में 5, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, के को हटाओगे तो हमें समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा, तो ई बी बटे में 5। तो चाल जो होती है वो किसके समानुपाती है, यानी चाल, जब आप फ्लक्स घटाओगे तो चाल बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ाओगे चाल घटेगी, देख लो फ्लक्स के उल्टा है। बेक ईएमएफ जितना बढ़ाओगे चाल बढ़ेगी, बेक ईएमएफ जितना कम करोगे चाल घटेगी, यानी ये क्या है, रिवर्सली प्रोपोर्शनल तो फ्लक्स के हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई बी है ये, यानी बेक ईएमएफ के हैं, ठीक है ना, बेक ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हो जाएगा क्या, ठीक है ना, हो जाएगा क्या। यहाँ से क्या निकालना था, ये संबंध बताया मैंने, जो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेन मेन मुद्दे याद कीजिए, मेन मुद्दे याद कीजिए, पेपर का टाइम है तो मेन मुद्दे याद कीजिए, ठीक है ना। ये थोड़ा उनके लिए है जो जेई जीएसओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका बेक ईएमएफ, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, ये क्या है, बेक ईएमएफ है, जो किसके अंदर है, मोटर के आर्मेचर में है। ये दी गई वोल्टेज यानी अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है ना। ये क्या है, फील्ड है, फील्ड है, ये भी आगे काम आएगी आपके मोटर के जब हम भाग पढ़ेंगे, ठीक है। देख लो थोड़ा सा एक बार दिमाग में घुसा लो, इतनी लंबी क्लासें इसीलिए दी जा रही है भी ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए किसी न किसी तरीके से। ठीक है, अरे यही तो था, ये वाला देखो यहाँ पर आपने किया था, देखो याद करो, कहाँ से लिखा था रे मैंने वो, यहाँ लिखा होगा, ये देखो ये तो लिखा था, यही तो लिखा था। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ए इधर ले जाऊँ मैं इसको, ठीक है ना। तो ई बी कॉन्स्टेंट है, ई बी बटे में क्या हो गया 5, ठीक है ना, बराबर किसके है, के एन के, और के एक कांस्टेंट है तो बाकी चीज़ों पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है ना। तो वही सेम फंडा है, उसको वहाँ पे लिखा है मैंने, घुमा फिरा के लिखा है, घुमा फिरा के नहीं लिखा उसको, मैंने बताया है, क्योंकि मैं सीधा लिख देता तो आपको हो जाती दिक्कत, ठीक है ना। लो फिर टॉर्क और समझ लो, और कल हम कर देंगे डीसी मोटर का अंतिम संस्कार, ठीक है ना। टॉर्क, बल, आघूर्ण,
बलाघूर्ण, टॉर्क। ठीक है ना। कौन सा बल होता है? ये घूर्णन बल होता है। कौन सा बल होता है? घूर्णन बल होता है। ठीक है ना। वह बल जो फिजिक्स का है ना, वह बल जो किसी वस्तु को अक्ष के चारों ओर घुमाता है। उस बल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। यानी अक्ष के चारों ओर, मतलब ये अक्ष मान लिया मैंने, ये अक्ष है और कोई वस्तु है तो इसके चारों ओर घूम रही है, तो वो कौन सा बल है? किसके बल के कारण? आघूर्ण बल के कारण घूम रही है। यानी ये अक्ष है, मान लो जैसे शाफ्ट है, ये शाफ्ट है इसकी, ठीक है ना, ये शाफ्ट है और ये क्या है? ये है आर्मेचर। तो ये इसके चारों ओर घूम रहा है, शाफ्ट के चारों ओर घूमने का काम कर रहा है। यानी ये अपने अक्ष के चारों ओर जिसके कारण घूमता है, यानी कोई वस्तु किसी भी अक्ष के चारों ओर गोल गोल घूमती है। यानी पंखा है और पंखा क्या है कि आपने डंडी लटका दी, उसके चारों ओर घूम रहा है, यानी अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, तो वो क्या है? बल आघूर्ण के कारण घूम रहा है, यानी टॉर्क के कारण घूम रहा है, तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है ना। और इसको हम टी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? टी से। टॉर्क यानी टी से इसको क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। टी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, व्यक्त किया जाता है। और यानी और टी बराबर होता है आपका बल गुणा में आर। आर बल जो होता है, एफ का मतलब क्या है? फोर्स है, बल है, और आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, यानी कितनी त्रिज्या के चारों ओर वो घूम रहा है। मान लो ये कोई है, ये क्या लग रहा है? उस पर कोई फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। और ये उसका अक्ष है और ये अक्ष से कितनी दूर वस्तु है, इसको हम आर बोलते हैं। ठीक है ना, आर। तो ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा, इस तरीके से ये फोर्स तो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। और ये आर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको रेडियस के साथ माप लें। तो रेडियस किस में मापते हैं? हम मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? बल आघूर्ण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। यूनिट क्या हो जाएगी? बल को यानी न्यूटन में मापते हैं और एन को हम मीटर में मापते हैं, तो न्यूटन मीटर इसकी एक इकाई हो जाएगी। बोलो जी बहुत स्पीड चल रहे हो, दिक्कत हो जाएगी। स्पीड तो पेपर आ गया भैया। तो टॉर्क किसके बराबर होता है? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टॉर्क होता है शक्ति। ठीक है ना, यांत्रिक शक्ति जो है, और उसको हम ओमेगा से भाग करते हैं। शक्ति का मतलब यहाँ पी, ठीक है ना, पोटेंशियल, ई होता है इलेक्ट्रिकल शक्ति है, और ओमेगा का मतलब यहाँ पे है 2 पाई, यानी सीधा लिखो कोणीय वेग। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी होता है। ठीक है ना, कोणीय वेग होता है। ठीक है। और ओमेगा का मतलब यहीं लिख लो, आप लिखो तो ओमेगा बराबर क्या होता है? आपने लिखाया होगा 2 पाई एन। 2 पाई एन, और एन आरपीएम में तो 60 से भाग दे दो इसको, तो ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और ओमेगा को मापते किस में है? ओमेगा को मापते हैं, ये क्या है? 2 पाई एन, यानी ये क्या हो गया? रेडियन। क्या हो गया? रेडियन पर नीचे क्या है? सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड क्या हो गया? ओमेगा की इकाई होती है। पीछे भी लिखा रखा है आपको। तो ये टार्क हो गया। नॉर्मल टार्क की बात करते हैं जब ये टार्क हो गया, लेकिन अब जब आर्मेचर टार्क की बात करते हैं, आप यहीं लिख लो, आर्मेचर टार्क की बात करते हैं। नॉर्मल टार्क तो वे आर्मेचर, क्योंकि बात हमें आर्मेचर टार्क की करनी है। इसको हम लिखते हैं टार्क किसका? आर्मेचर का, टी ए से। किससे लिखते हैं? आर्मेचर का टार्क टी ए से। ठीक है। तो आप लिख सकते हो आर्मेचर के जो चालक होते हैं, आर्मेचर के जो चालक है, आर्मेचर के सभी चालकों में, सभी चालकों में उत्पन्न टार्क को हम क्या कहते हैं? उत्पन्न टार्क को हम आर्मेचर टार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी चालकों में। ठीक है ना, आर्मेचर के सभी चालकों के द्वारा उत्पन्न,
आर्मेचर के सभी चालक है उसके अंदर धारा बह रही है, धारा बह रही है, ईएमएफ है, ईएमएफ पैदा हो रहा है, और ईएमएफ उसके कारण होने के कारण जब वो किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है तो आर्मेचर के अंदर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और एक किस में बन रहा है, फील्ड के अंदर बन रहा है। फील्ड के अंदर और दोनों चुंबकीय क्षेत्र इकट्ठे होते हैं तो उनका परिणाम क्या निकलता है, घुमाव खिंचाव बल। खिंचाव बल ये वही है जो घूमने पर मजबूर करेगा, यानी बल, जिसको हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, यानी चारों तरफ जो घुमाएगा मोटर को, उसको हम टार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, टार्क कहते हैं। जो किसी अक्ष पे, किसी भी अक्ष पे उस वस्तु को घुमाता है उसको हम टार्क कहते हैं। स्पष्ट होगी बात, बोलो जी हो गई, ठीक है ना। यानी आपने पढ़ा है, देखो आपने पढ़ा है, बोलो जी क्या पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षित होती है। क्या होती है, ऊर्जा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, संरक्षित होती है। एक एक बात लिखाता हूं मैं। ऊर्जा संरक्षित होती है, इसका मतलब क्या है, ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, उसका रूप परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जी, बोलो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा जी, आप बताओ वही हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर बदल रही है विद्युत ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। मान लो ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरी हमें कौन सी है, यांत्रिक। दोनों कौन सी शक्ति है, यांत्रिक शक्ति है, ठीक है ना। एक तो आपके पास विद्युत शक्ति है और एक यांत्रिक शक्ति है, यानी एक तो आपके इलेक्ट्रिकल पावर है और एक आपके पास मैकेनिकल पावर है, ठीक है ना। जिसको मैं लिख लेता हूँ, मान लो पावर ई से लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिकल पावर, और इसको लिख लेता हूँ पीएम, यानी मैकेनिकल पावर है आपके पास। यानी विद्युत ऊर्जा है और ऊर्जा की कार्य करने की दर शक्ति है। यहाँ पे यांत्रिक क्या है, शक्ति है, यानी यांत्रिक कार्य करने की दर यांत्रिक शक्ति होती है, विद्युत में कार्य करने की शक्ति विद्युत शक्ति होती है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। बहुत फोन आ रहे हैं यार, ठीक है ना। तो इसको हमने दोनों में डिस्कस करेंगे, इस बात को हमें आगे लेके जाना है। बोलिए कहाँ तक लेके जाओगे, जहां तक आप चाहोगे। आपने पढ़ा इस बात को, यहाँ जाने दे, कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में, आंसू आ जाएंगे दो लातों में, है ना। पीई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, आपको पता है वी आई होती है, वोल्टेज गुणा करंट होती है। बोलो जी पढ़ा है हमने, अरे याद करो, वी आई बराबर क्या होती है, वोल्टेज करंट। आई स्केर आर क्या होती है, यही, ठीक है ना। तो ये पावर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, वी आई। और यहाँ पर वी आई का फंडा क्या है, तो आपको जैसे ही पता है भी आई किसकी, आई जी आर्मेचर के अंदर करंट है, क्योंकि टार्क वही पैदा करेगी मान लो, ठीक है ना। और आर्मेचर के अंदर क्या है, वोल्टेज है, यानी वोल्टेज ई बी है, बैक ईएमएफ ही है इसके अंदर। तो यानी यहाँ आई ए का मतलब है आर्मेचर में करंट, आर्मेचर में करंट है, ठीक है। और यहाँ ई बी का मतलब है आर्मेचर के अंदर वोल्टेज, ई बी का मतलब है यहाँ पे आर्मेचर में वोल्टेज, जिसको हम क्या किसके नाम से जानते हैं, बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो पीई यहाँ पे क्या है, बोलो जी पीई तो आपने बता दिया, ठीक है ना। और आपको मैं बताऊं, मान लो, ठीक है ना, यांत्रिक शक्ति क्या है यहाँ पे, यांत्रिक शक्ति क्या है, देखो पीई तो किसके बराबर हो गया, पीई हो गया आई ए आर, अरे आर लिख रहा हूँ बार बार, देखो ई बी के बराबर हो गया, ठीक है ना। पढ़ो आप और आगे बढ़ो आप। और मैकेनिकल जो पावर है यहाँ पर हमें मतलब है टार्क से, तो यानी आर्मेचर के अंदर जो टार्क है, ठीक है, और क्या है ओमेगा, यानी कोणीय वेलोसिटी, याद करो। अब इसको भी एक्सप्लेन करने में मेरे को लग जाएगा कुछ समय, और आप कहोगे जी समय लग गया फिर होगी दिक्कत, तो समय नहीं लगना चाहिए। अब इस फार्मूले को मैं तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ क्या, बोलो जी बढ़ा सकते हो, लिखो फिर, ठीक है ना, लिखो क्या लिखना है जी, लिखो लिखो। अब पीई जो है उसकी जगह मैं लिख लूँ, मान लो जितनी यांत्रिक शक्ति खपत होगी उतनी यांत्रिक ऊर्जा शक्ति प्राप्त होगी ना, यानी ऊर्जा जो है संरक्षित है तो ऊर्जा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जितनी विद्युत ऊर्जा खत्म हुई उतनी विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बनी, जितनी विद्युत शक्ति हुई उतनी ही यांत्रिक शक्ति मिलेगी हमें, जितनी यांत्रिक विद्युत शक्ति दे रहे हो उतनी यांत्रिक शक्ति मिलेगी, ठीक है ना। कितनी मिलेगी देखो, पीई की जगह मैं लिख लेता हूँ, बोलो जी पीई की जगह आप लिख लो आई ए और ई बी लिख लो,
बराबर में क्या लिखना है हमें, टोरक है टी ए गुणा ओमेगा, ठीक है ना। बोलो जी ठीक है। इसको मैं लेके जाऊं तो आई ए तो मेरे पास बच गया, ई बी के बराबर में क्या है देखो, ई बी बराबर क्या होता है, बोलो जी अब तो आप मुझे हमें पता चल गया, जेड पी एन फाइव लिखोगे और बटे में 60 लिख दोगे, 60 ए लिख दोगे, तो ई बी बराबर ये होता है जी। लिख लो भाई साहब, 60 ई बी की जगह क्या लिखेंगे, जेड पी एन फाइव, ठीक है ना, जेड पी एन फाइव बटे में 60 ए बराबर क्या हो गया, टी ओमेगा। तो ओमेगा को मैं नीचे लेके आ सकता हूँ, बोलो जी ले आओ, आपको कौन रोक रहा है, ओमेगा। तो बराबर किसके हो गया, टोरक। आर्मेचर में कितना टोरक पैदा होगा वो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो अब टोरक को भी यहाँ पर थोड़ा सा और हल्का कर दें, जेड पी एन फाइव 60 ए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, जेड पी 60 ए, मैं बार बार कांस्टेंट ले रहा हूँ, याद है तो आपको, जेड पी 60 ए को मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे भी लिख लें जेड पी टी ए, टॉर्क जो है वो कितना होगा आर्मेचर में, तो जेड पी एन फाइव, जेड पी बटे 60 ए, इसको मैंने लिख लिया के, मैं लिख लेता हूँ, देखो जेड पी, या जेड को बदल सकते हो, चालकों की संख्या, पोल बदल सकते हो, नहीं बदल सकते, ठीक है ना, जेड पी को नहीं बदल सकते, और 60 ए को आप नहीं, पैरेलल पाथ नहीं बदल सकते, इसको किसके बराबर लिख लें, के बराबर, ठीक है ना। तो के लिख लिया, तो बाकी बच गया आपके पास 5 और एन, वही लफड़ा है सारा कुछ। इसमें क्या आया, ओमेगा को क्या लिख ले आप, ओमेगा को लिख ले 2 पाई एन, याद करो ओमेगा कहाँ लिखा रहे, ये रहा 2 पाई एन बटे में 60, 2 पाई एन बटे में 60, ठीक है ना, बटे में 60, और गुणा में क्या लिख लिया आपने, आई ए, देखो ये आई है उधर लेके चले गए, ठीक है, क्लियर है क्या। एन से एन कैंसल आउट, 60 ऊपर चला गया, 60 भी काट सकते थे यहाँ पर, ठीक है ना, 60 भी काट सकते थे, 60 भी काटें क्या, बोलो जी काट लो, नहीं तो ये अड़कांस करेगा, चलो छोड़ दो इसको, ठीक है ना। जेड पी एन फाइव बटे में 60 ए, ठीक है, ये तो है ओमेगा, गुणा में क्या था ओमेगा, आई ए बटे में क्या था ओमेगा, यानी 60, 2 पाई, देखो क्या लिखा है एन बटे में 60, ठीक है ना, ये 60 यहाँ से काट दो आप, काट दिया, बोलो जी काट दिया। अब देखो इसको मैं 60 को न लिख के मैं इसको भी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, बोलो जी रहे तो गा पर, लेकिन हमारे एन से एन काट दो आप, जेड पी एन जो इधर बचा पी बटे ए, इसको कांस्टेंट मान लो, ठीक है ना, तो 2 पाई बदलेगा क्या, बोलो जी 2 पाई भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, 2 पाई पी, जेड पी बटे में 2 पाई ए जो है उसको के मान लिया, ये नहीं बदलेगा भाई, ठीक है ना, ये नहीं बदलेगा, इसको के मान लिया, तो ये बच गया मेरे पास टी ए, देखो यहाँ से मेरे को मुख्य चीज आपको यही याद करनी है, फाई के फाई आई ए, बस ये याद करनी है, और कुछ याद नहीं करना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, बाकी याद करो ना करो। यानी टार्क जो करंट बढ़ाओगे या फ्लक्स बढ़ाओगे तो टार्क बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बोले फ्लक्स बढ़ाएंगे तो टार्क बढ़ेगा, टार्क बढ़ेगा आई ए बढ़ेगा, आई ए को बढ़ाओगे तो ये समानुपाती हो गया किसके, टार्क के। तो टार्क जो होता है आर्मेचर के अंदर, टार्क जो होता है आर्मेचर के अंदर, ठीक है ना, तो ये आर्मेचर के अंदर टार्क होता है बोलो जी टार्क टोर्क का तो पता नहीं, हमारा तो टार्क टाट निकल गई, ठीक है। जो चीज़ें याद होने वाली है वो रख लेना, बाकी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मुझे करवाना ज़रूरी है और आपको करना ज़रूरी भी है, हो जाएगा।
चलो जी, हो तो जाएगा। आप पढ़ते जाओ, मैं बताऊंगा आपको इसमें से क्या चीज़ें याद करनी है, लेकिन ये चीज़ें एक बार पढ़ लो फिर बताऊंगा, ठीक है ना। बस एक बात और, साप्ट टार्क। साप्ट टार्क, साप्ट टारक क्या होता है, इसको लिखते हैं साप्ट को मतलब ऐसा से लिख लें, साप्ट टारक, ठीक है ना। आर्मेचर में उत्पन्न होने वाले टारक का स्ट्रे हानियां, हानियां करवाई नहीं आपको अब तक, करवानी है। स्ट्रे हानियों के बाद शेष बचे टारक को साप्ट टारक कहते हैं। क्या कहते हैं? साप्ट टारक कहते हैं। कौन सा टारक? साप्ट टारक किसे कहते हैं? आर्मेचर की हानियां, आर्मेचर में उत्पन्न हुआ ना, कौन सा उत्पन्न हुआ? टी ए उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। और टी जे ए जो उत्पन्न हुआ मान लो, ठीक है, तो टी जे उत्पन्न हुआ, अगर उसमें से हानियां घटा दी जाए, भी जो हानियां है वो घटा दी जाए, तो बाद में क्या बचेगा? टी एस एच बचेगा, ठीक है ना। यानी हानियों के कारण जो टारक, मतलब टोटल जो टारक है, टोटल जो टारक है आर्मेचर टारक, ठीक है ना, आर्मेचर टारक पूरा पूरा काम नहीं करता, ठीक है ना, पूरा कार्य नहीं करता, नहीं करता, कुछ लिख लो, लोहे हानियां व घर्षण के कारण व्यर्थ हो जाता है। बचा हुआ टारक साप्ट टारक या, अरे वही टारक है, उसको साप्ट टारक का या उपयोगी टारक कहा जाता है। यानी उपयोगी टारक वही है जो हानियों के बाद बच गया, यानी मोटर के अंदर जो हानि थी घर्षण के कारण, यानी टारक खत्म हुआ, कुछ कुछ लोहा हानियों के कारण खत्म हुआ, उसको अगर निकाल दिया जाए तो, ठीक है ना, वो आर्मेचर की हानियों में से उसको निकाल दिया जाए, आर्मेचर के अंदर जो टारक था उसमें से हानियों में जो विलुप्त हुआ है, व्यर्थ हुआ है, उस टारक को निकाल दिया जाए, तो बाकी टारक क्या कहलाता है? साप्ट टारक कहलाया जाता है, जिसको उपयोगी टारक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयोगी टारक भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसको उपयोग मोटर पर यही अंकित किया जाता है, मुख्य क्या है? मोटर पर यही अंकित किया जाता है, याद रखना। मोटर पर कौन सा अंकित होता है? उपयोगी टारक ही अंकित होता है, ठीक है ना, किया जाता है। मोटर पर किस टारक का लिखा जाता है? मोटर के ऊपर साप्ट टारक को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? मोटर पर यही अंकित किया जाता है, क्या? एस एच, साप्ट टारक को अंकित किया जाता है। और हानियां निकालनी है तो टी ए, ठीक है ना, जो आपका टी है, टोटल टारक कितना है आर्मेचर में, माइनस अगर हम टी एस एच कर दें तो बराबर क्या है? हानियां पता चल जाएगी हमें, हानियां कितनी हुई है, ठीक है। किसकी हानियां? मोटर की हानियां। तो टारक हमें दोनों पता है, तो मोटर की हानियों को भी निकाल सकते हैं। अगर आर्मेचर के टारक से हम साफ्ट टारक माइनस कर देते हैं तो वो क्या है? ठीक है, तो वो कहलाता है। यानी आर्मेचर का टारक जो क्या है, आनियों को झेलने के बाद जो बच जाता है, आनियों को झेलने के बाद जो आर्मेचर का टारक बच जाता है उसे साफ्ट टारक कहते हैं। साफ्ट टारक एक उपयोगी टारक है, जो मोटर काम करेगी वो साफ्ट टारक के कारण करेगी, क्योंकि जो जो आपका आर्मेचर में टारक उत्पन्न हुआ था वो कुछ कुछ हानियों के कारण कुछ खत्म भी हो गया था, तो बचा हुआ टारक ही साफ्ट टारक कहलाता है। तो साफ्ट टारक और उसमें कुछ नहीं है, साफ्ट टारक उपयोगी टारक, जितना काम में आ रहा टारक, और आर्मेचर टारक टोटल टारक है मोटर के द्वारा उत्पन्न। टोटल टारक में से हानियां घटा दो, बाकी क्या बचेगा? साफ्ट टारक, वो ही साफ्ट टारक है, उपयोगी टारक जो मोटर पे अंकित होता है। तो ये टारक था। कल हम पढ़ेंगे
मोटर के भाग कौन कौन से हैं, मोटर कल खत्म कर देंगे, यहाँ पर डीसी मशीन कल खत्म कर देंगे। लेक्चर लंबे रहने वाले हैं, ध्यान से पूरे अकड़ के चलो भैया, लंबे लंबे लेक्चर रहेंगे अब आपके, क्योंकि पेपर नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। तैयार हो जाओ आप, डट जाओ, मशीन पूरा बन जाओ आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्दी जल्द आपको नौकरी दे प्यारी सी, और आप इसी तरह कमेंट से और लाइक करते रहिए, जल्दी से जल्दी आपको प्यारी सी नौकरी तक पहुंचा देंगे। सक्सेस आपके हाथ में है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रिवीजन बार बार करें, जल्द से जल्द आपको नौकरी मिल जाएगी। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, लव यू ऑल।